और अब तक आपने बेसिकली पार्ट ए इस टॉपिक का डिविडेंड चैप्टर का कवर कर लिया, ठीक है ना। मीनवाइल मैं सिडनी पहुंच चुका हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं पीछे का दृश्य नज़ारा काफ़ी रोमांचक और अद्भुत है, ठीक है। तो मैं सिडनी में हूँ, बट ये ऐसा सिर्फ दिखने में लग रहा है, मैं हूँ तो अपने स्टूडियो में ही, ठीक है ना। एनीवेज, तो अब हम पार्ट बी कवर करेंगे। पार्ट ए में हम लोगों ने बेसिकली डिविडेंड चैप्टर का जो एक बेसिक सा इंट्रो है वो कवर किया था विदाउट अ सेक्शन, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड रादर द कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड, व्हाट इज डिविडेंड, हाउ टू पे डिविडेंड, फ्रॉम विच अमाउंट डिविडेंड इज पेड, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ये हमने पढ़ा था। और फिर डिविडेंड के टाइप्स पढ़े हमने, फाइनल और इंटरिम होता है, और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एज वेल एज इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ये हमने कवर किया। अब बच्चों हम लोग सेक्शंस पढ़ेंगे। 5 सेक्शंस हमारे 123, 124, 125, 126, 127, ठीक है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आप ठीक समझो तो वीडियो बंद कर दीजिए अभी, और पहले एक बार आप अपने तसल्ली से पढ़ लीजिए। इफ यू कैन डू दैट, रैंडम पढ़ के देखो, आपको अगर जमता है तो पढ़ के देखो, नहीं जमता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख सकते हो। बट अगर आप एक बार पढ़ के देखोगे और फिर आपको मैं जब समझाऊंगा तो मे बी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा एक सजेशन है, बाकी आप जैसे ठीक समझे वैसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट विद द टॉपिक, जहां पे हमने कल छोड़ा था वहीं से हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक स्क्रीन पर है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सेक्शन 123, ठीक है। वो स्टार्ट विद दैट, और बहुत इजी पॉइंट से ध्यान से सुनना अच्छे से। 123 के अंदर में 6-7 बातें आती है, वो क्या है, फिर 124, 125 हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। दिस विल रन फॉर अनदर 1.5 आवर 2 आवर्स के आसपास चलेगा पूरा, ठीक है ना। चलिए, क्या क्या बोला गया बच्चों, ध्यान देना। इट इज सेड दैट, पहला पॉइंट क्या बोलता है वो ध्यान से देखिएगा। वो बोलता है कि डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड एंड पेड ओनली, ठीक है। 123 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, डिविडेंड कंपनी विल डिक्लेयर डिविडेंड एंड पे ओनली थ्रू व्हाट, पहला, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जैसे आज चल रहा है मार्च 2019, तो वी आर इनटू 18-19, ठीक है। सबको समझ में आएगा ऑब्वियसली। 18-19 में आज अगर अप्रैल 19 आ जाएगा तो 19-20, तो फाइनेंशियल ईयर बोला है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है। और आउट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, 1 बाय 1 चलता है। पहला क्या बोलता है, ए पॉइंट, तो 123 मैं इसको लिख के चलता हूं, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे सेक्शन 123 में सब सेक्शन 1 में ए है और फिर बी भी आने वाला है। अब सुनना, इसमें ए और बी में अमेंडमेंट आया हुआ है। तो ए क्या बोलता है, कहां से पे करोगे, पहले तो इस साल की प्रॉफिट से और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो शॉर्ट में बोलने का मतलब ये हो गया, तो ये कौन सा हो गया, मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है ना। ये सी वाई प्रॉफिट और ये पी वाई प्रॉफिट। तो ये समझ में आ जाएगा आपको, सी वाई और पी वाई। सी वाई इज करंट ईयर प्रॉफिट अगर है तो, ठीक है। दिस इज अ सी वाई प्रॉफिट और दिस इज अ पी वाई आउट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो दिस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट होगा, तो वो हो सकता है इस साल आपको लॉस हो, इस साल आपको 20 करोड़, एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं, ठीक है ना। लेट से 18-19 में आपको 200 करोड़ प्लस में, मतलब प्रॉफिट में, तो कैन यू पे डिविडेंड, यस। 18-19 में आपको 40 करोड़ निगेटिव में, लॉस में, कैन यू पे द डिविडेंड, यस, प्रोवाइडेड पुराना जो डिविडेंड है, सॉरी प्रॉफिट है, वो कितना है, 200 करोड़। पुराना कौन सा वाला, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वो प्रॉफिट जो आपने यहां थे जीपी निकाला, फिर एनपी निकाला, फिर पी&एल अप्रोप्रिएशन में आए, फिर आपने रिजर्व बांटा, टैक्स बांटा, डिविडेंड भी बांट दिया, फिर भी बच गया प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट बचा है कि 200 करोड़ एक्स्ट्रा बचा है, और इस साल का 40 लॉस है। अरे सर माइनस भी कर देंगे तो भी कितना बचता है, 160 करोड़ का प्रॉफिट बचता है अभी भी। इस साल का 40 करोड़ का लॉस है इस साल का, बट पुराना साल का 200 करोड़ का जो आपने पुण्य किया था उसके पैसे बचे हुए हैं। तो स्टिल अगर आपने पूरा लॉस हटाव भी कर दिया 40 करोड़ का, स्टिल यू हैव 160 करोड़ सरप्लस विच यू कैन यूज फॉर पेइंग डिविडेंड दिस ईयर। बराबर समझ में आ गया। तो पहला वाला क्या बोलता है, करंट फाइनेंशियल प्रॉफिट का या फिर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, ठीक है, वेरी गुड। और आउट ऑफ बोथ, अब ये जो एक पॉइंट, इसमें अमेंडमेंट दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और आउट ऑफ बोथ। अब आप बोलते बोथ में तो क्या प्रॉब्लम है, पहले भी तो बोथ था, यहां पे देखो पहले भी बोथ था। अब ध्यान से सुनना, पहले क्या था, पहले था बोथ और फिर बाद में वर्ड था और, मतलब ये था कि यहां पे मैं लिख देता हूं, इट वॉज और बोथ, बट पहले क्या था, और फिर पॉइंट नंबर बी भी पढ़ना था। मतलब पहले ऐसा था कि या तो पॉइंट नंबर ए यूज करेंगे या तो पॉइंट नंबर बी यूज करेंगे। आई होप आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। पहले कैसा था, पॉइंट नंबर ए यूज करेंगे, ए में आप कौन सा यूज करेंगे, किस तरह का प्रॉफिट,
या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट या दोनों? सर दोनों कैसे होता है सर? दोनों हो सकता है ना सर, दोनों कैसे होगा? हाउ कैन यू यूज द वर्ड दोनों? एनी गेस? इसके पीछे कोई गेस है क्या आपका? हाँ, गेस बताता हूं आपको क्या है। इस साल का प्रॉफिट है सारे बांटकर 20 करोड़। सुनना अच्छे से, ठीक है ना? इस साल का प्रॉफिट है 18-19 का 20 करोड़, और इस साल प्रीवियस ईयर का जो है 17-18 वगैरह का वो चल रहा है 160 करोड़, बराबर। इस साल भी प्रॉफिट है, प्लस में है, इस साल भी प्लस में। बट जो आपका शेयर कैपिटल है वो है 500 करोड़ का। एंड हाउ मच यू आर पेइंग डिविडेंड? 10%। आप कितना डिविडेंड पे कर रहे हो? 500 करोड़ का 10% कितना होता है बच्चों? 50 करोड़। तो हाउ मच डिविडेंड यू आर सपोज टू पे? 50 करोड़। सर कैन यू पे 50 करोड़? इजीली, बट करंट ईयर में कितना है? 20। तो 20 करंट से लेंगे और 30 यहां से लेंगे, तो आपने बोथ यूज किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोथ यूज किया। अगर ये निगेटिव होता, 20 करोड़ माइनस में होता, तो भी डिविडेंड पे कर सकते थे क्या? हाँ, फिर पूरा प्रीवियस से होता। अगर पहले साल ही कितना होता? 100 करोड़ प्रॉफिट, तो क्या डिविडेंड पे कर सकते थे क्या? हाँ, पूरा इस साल से। मतलब अगर पहले साल पूरा प्रॉफिट है तो फर्स्ट ईयर पहला पॉइंट लगेगा, कौन सा वाला? ठीक है, दिस वन। अच्छा, पहले साल लॉस है तो दिस वन, बट पहले साल प्रॉफिट है, बट थोड़ा प्रॉफिट है, इतू सा प्रॉफिट है। डिविडेंड बांटना है 50 करोड़, एंड हाउ मच डिविडेंड, हाउ मच प्रॉफिट यू हैव? 20 करोड़। 20 करोड़ में से 50 पे कर सकते कि नहीं? तो 20 यहां से यूज करेंगे, 30 जो है वो प्रीवियस से यूज करेंगे। तो हमने बोथ यूज किया। अब ट्विस्ट क्या सुनना अच्छे से, अमेंडमेंट क्या है? पहले भी सर वर्ड था आउट ऑफ बोथ, और फिर और था, मैंने वो वर्ड हटा दिया। मैंने मतलब मैंने नहीं किया, मैं पढ़ा रहा हूं। एमसीए ने अमेंडमेंट लाया कंपनी अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक, और वो वर्ड हटाया एंड वर्ड डाला बोथ। अब पहले सुनना अच्छे से, पहले क्या था? पहले था बोथ और फिर और में फिर बी पॉइंट में आएगा, जो बी पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं आपको। चलो पहले बी पॉइंट पढ़ भी लेते हैं, फिर अमेंडमेंट पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना? पहले बी पॉइंट पढ़ लेते हैं। और मनी आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन विद शेड्यूल 2। शॉर्ट में बोलने का मतलब है आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मनी प्रोवाइड करेगा आपको, आईपीएफ से या कहीं से भी गवर्नमेंट आपको सहायता करेगा, मदद करेगा, ग्रांट देगा, डोनेशन देगा। गवर्नमेंट आपको पैसा देगा, क्या करने के लिए? डिविडेंड पे करने के लिए। ये एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कैसे एग्जांपल आ सकता है। लेट्स से कोई कंपनी को पिछले 3 साल से लॉस ही लॉस हो रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है। तो न पहले कौन सा प्रॉफिट था? पहले मतलब करंट ईयर प्रॉफिट है, न प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है। 3 साल से अगर लॉस हो रहा है तो करंट ईयर प्रॉफिट भी जीरो, प्रीवियस भी जीरो, तो बोथ भी जीरो। तो फिर ऐसे में ऑप्शन था और मतलब या तो ये यूज करो और मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, और मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो पैसा देगा वो यूज करो, और बीच में वर्ड था और। अब क्या हुआ सुनो अच्छे से, अमेंडमेंट, बाकी कोई दम नहीं इसमें पढ़ाने लायक। अब हुआ क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं पहले एक बार, आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है ना? हाँ, तो ये ऐसा था बोथ और। अब बोथ और को हटा दिया तो मैं इसको हटा देता हूं पूरा। अब क्या आ रहा है? फाइनेंशियल ईयर कहां से पे कर सकते हो? ए पॉइंट एंड बी। अब देखो फर्क क्या हो गया है, जब मैंने वर्ड और हटा दिया ना, तो अब कैसा मतलब आ रहा है? ए पॉइंट से भी दे सकते हो एंड बी से भी दे सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट। और एंड में डिफरेंस क्या है? पहले और वर्ड था तो या तो ए या तो बी, अब कैसा हो गया है? ए एंड बी, मतलब और हटा दिया इन्होंने क्या बोला है? ये पॉइंट बड़ी अच्छी सी वाला लाइन, आउट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल का, और आउट ऑफ बोथ, फुल स्टॉप। बोथ के बाद फुल स्टॉप लग गया, मतलब बात खत्म हो गई, और वाला पॉइंट हटा दिया उन्होंने, ठीक है। आप देखोगे यहां पे, अगर एग्जांपल के लिए यहां पे भी जाइएगा, ठीक है, ये मैंने निकाल के रखा हुआ है ई बुक। कभी भी किसी को अमेंडमेंट, मैंने हमेशा बताया हुआ है, कुछ भी अमेंडमेंट पढ़ना है तो जाइएगा ई बुक एमसीए में, जस्ट टाइप ई बुक एमसीए, आपको पूरा ऐसा मिल जाएगा एमसीए का। अब हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पे आया मैं, उसमें सेक्शन नंबर 1, मतलब 123 वाला, ये खोलेगा आपके सामने में। देखो ये पूरा है, देखो ये पहला ए पॉइंट देख रहे हैं आप लोग अच्छे से, वहां पे आउट ऑफ में बोथ कर दिया, रेड मार्क करके रखा है मैंने। इफ आई क्लिक इट, ठीक है, ये 5th पॉइंट, नीचे में 5th पॉइंट दिया है, ये देखो, ये 5th पॉइंट।
सब्स्टिट्यूटेड बाय द कंपनी अमेंडमेंट एक्ट, और 123(1) में पहले बोथ और भी वर्ड था याद, मिल रहा है आपको? पहले फॉर द वर्ड्स बोथ और द वर्ड बोथ शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, सिर्फ बोथ वर्ड आ गया अब, तो और वर्ड हट चुका है, इसका मतलब वो हो चुका है एंड। ठीक है, अब आपको लग रहा था इतना लंबा घुमाया मैंने आपको 15 मिनट तक के, बट सर बहुत जरूरी था ये समझाना कि और एंड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, डन। तो ये कंपनी अमेंडमेंट एक्ट में आ चुका है। बाकी भी नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, प्रोवाइडेड दैट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये सब बाकी आप बातें पढ़ सकते हो यहाँ से। ठीक है ना, कभी भी आप चाहो तो क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ से आ सकते हो। ठीक है ना, फिर ये पॉइंट नंबर बी है, फिर ये वाला पॉइंट है ट्रांसफर टू फ्री रिजर्व वाला पॉइंट, ये सब अभी अमेंडमेंट में आया है, 7 पॉइंट वगैरह। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, ये देखो फ्री रिजर्व जो ऐड किया गया है वो यहाँ पे भी इन्होंने वर्ड ऐड किया, ट्रांसफर टू द कंपनी फॉर फ्री रिजर्व्स। ये सब पढ़ा देता हूँ मैं आपको, चलो फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड अ कंपनी में ट्रांसफर अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट टू द रिजर्व्स, रिजर्व में एक हिस्सा ट्रांसफर, क्योंकि जितना बार डिविडेंड कंपनी बांटेगी उतना डिविडेंड कंपनी बांटेगी तो उतना कंपनी का प्रॉफिट आउटगो होगा, बाहर जाएगा, तो कंपनी उतनी वीक होगी। आई गिव एग्जांपल, जब भी आप कभी ब्लड डोनेशन करते हो, ब्लड डोनेट कभी किया होगा या नहीं भी किया होगा तो जानते होंगे, आप ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनका वजन 44-45 होगा, है ना, तो ऐसे लोग तो उनके जिंदगी में नसीब नहीं है ब्लड डोनेट करना, बट जिन्होंने किया होगा उनको मालूम है, और जिन्होंने नहीं भी किया होगा दे माइट बी अवेयर अबाउट दिस कि व्हेन यू डोनेट ब्लड आपके शरीर से खून निकलता है, अच्छी बात है ये, सो दैट नया ब्लड सर्कुलेट होता है। बट देन द मोमेंट यू गिव ब्लड 300 ml 330 ml जो भी आप देंगे उतना आपको वीकनेस आएगा, तो सेम टाइम पे आपको वो लोग ग्लूकोज, नींबू पानी या कोई मिठाई ये सब स्नैक्स देते हैं खिलाने के लिए। क्यों देते हैं? सो दैट जितना इनटेक आप करेंगे उतना आपका बैलेंस हो जाएगा। तो समझो अच्छे से, ये शरीर मतलब एक बॉडी है, मतलब एक कंपनी है, और कंपनी से जितना आप डिविडेंड बांटते जाओगे उतनी कंपनी वीक होगी ना वीक, जितनी कंपनी वीक होगी उतना कंपनी को सपोर्ट करने के लिए रिजर्व बनाना पड़ेगा। बस समझ में कि सिंपल एग्जांपल दिया मैंने आपको, उतना कंपनी को रिजर्व बनाना पड़ेगा। ठीक है, कितना बनाना है सर? वो फ्री है, लास्ट में लिखा हुआ है, फ्री टू डिसाइड परसेंटेज प्रोवाइडेड वेदर द ओइंग टू इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर अ कंपनी प्रपोज टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द प्रीवियस ईयर और ट्रांसफर टू द कंपनी टू द फ्री रिजर्व। जब भी कंपनी पुराना डिविडेंड यूज करेगी प्रॉफिट से, उतना अमाउंट कहां पे ट्रांसफर करेगी? फ्री रिजर्व में। सच डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शैल नॉट बी मेड एक्सेप्ट एज पर द रूल्स। ठीक है, तो रूल्स पढ़ के हम लोग कर रहे हैं, और ये भी पॉइंट सिंपल सा हो गया। द कंपनी में पे डिविडेंड ओनली फ्रॉम फ्री रिजर्व्स बट नॉट फ्रॉम द एनी अदर रिजर्व, जैसे कि सीआर होता है, कैपिटल रिजर्व, या फिर डीआरआर होता है, जनरल रिजर्व होता है, तो वो तो यूज करो जनरल रिजर्व, बट डीआरआर डिविडेंड फ्लक्चुएशन फंड वो होता है। ठीक है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व पढ़ा था अपन ने, ये जो भी, और कैपिटल रिजर्व तो सबको मालूम ही है, सीआरआर मालूम है आपको, जितने भी रिजर्व है वो यूज नहीं करना है। यहां तक कि प्रीमियम अकाउंट जो है, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52 आपको याद होगा, प्रीमियम का भी पैसा यूज होता है सिर्फ 5 जगह पे। यू विल नॉट यूज द मनी ऑफ प्रीमियम फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यू विल यूज प्रीमियम अमाउंट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस शेयर्स, बायबैक, सुना होगा आपने, बट यू नॉट यूज फॉर दिस। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, और इस पे एक पॉइंट डाला हुआ है, नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को एक्सेप्शन है, वो चाहे तो पैसा कोई भी रिजर्व यूज कर सकती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, और जहां जहां पे डबल स्टार मार्क दिया है, मतलब वो सारे के सारे कौन से पॉइंट्स हैं, ये वाले जहां पे भी आपको मैंने डबल स्टार मार्क वाला पॉइंट्स दिए हैं ऊपर में, ठीक है, वो सारे के सारे अमेंडमेंट, एक ये वाला था, एक ये वाला था, और एक बोथ वाला था। ठीक है, दोनों तीनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिए, जमा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसको चाहो तो एक बार आप लिख सकते हो, ये जो मैंने पहला पॉइंट बता के दिया आपको। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, और आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, एक बार लिख लीजिए उसको अच्छे से, फिर बात करते हैं। ठीक है भाई, तो ये पहला पॉइंट कवर हमने कर लिया अब तक के। चलिए आगे बढ़ते फिर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते आते, फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए जो हमने पढ़ा है अभी, डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड इन द अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 2। तो अकाउंट्स में ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो, डेप्रिसिएशन पहले माइनस कर देना है। ठीक है, प्रॉफिट वॉफिट निकालने के लिए पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, तो ये पॉइंट इन्होंने बता दिया। अब पूरा थर्ड पॉइंट जो है वो हट चुका है, ये पूरा पॉइंट हटा दिया इन्होंने और एक फ्रेश पॉइंट लाया। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूं आपको पहला पॉइंट क्या था और फिर फ्रेश पॉइंट क्या वो बताऊंगा। ठीक है ना, देखो पहला पॉइंट ये था, पूरा पढ़ता अच्छे, ठीक है ना, आई होप, मैं चाहूँ तो लगे तो आपको मैं फुल स्क्रीन करके रख देता हूं सो दैट आप अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है ना, पहला पॉइंट ये था, द बॉडी ऑफ द कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड
ड्यूरिंग द एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ सरप्लस ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स इन फाइनेंशियल ईयर इन विच सच डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर। ठीक है, मतलब पहला पॉइंट क्या था, फिर से पढ़ता हूं। द बीओडी, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, पहले वाली की। द बीओडी ऑफ अ कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा वहां से क्या बांट सकते कंपनी, इंटरिम डिविडेंड, एंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इंटरिम डिविडेंड इज, मतलब बात वही हो गई, पुराना प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। अब नया वर्ड क्या आया देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। द बीओडी ऑफ द कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और एनी टाइम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग ऑफ एजीएम आउट ऑफ सरप्लस ऑफ प्रॉफिट। इसमें एक वर्ड ऐड किया उन्होंने, टिल होल्डिंग ऑफ एजीएम। ये वर्ड पे ध्यान देना, टिल होल्डिंग ऑफ एजीएम। मैं उसको समझा के बताता हूं आपको। मान लो मेरी एजीएम 28 सितंबर 2019 को हो रही है और फाइनेंशियल खत्म कब हो रहा था, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। ठीक है, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है 18-19 वाला। अब सुन लेना अच्छे से, 18-19 का फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर में कभी भी बांटना, अब सुन लें मेरी बात अच्छे से, एक बात मैं फिर से बताता हूं, ये भूल जाता है, ये एजीएम है। ठीक है, पहले रूल क्या था, अगर मुझे 10 नवंबर 2019 को क्या बांटना है, इंटरिम डिविडेंड। पहली बात तो दिमाग में फिट कर लो, एजीएम को क्या बांटेगा, फाइनल डिविडेंड, और बिटवीन टू एजीएम क्या बढ़ता है, इंटरिम डिविडेंड। अब सुनना अच्छे से, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 1, ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छे से और लिख देता हूं आपको तो आप क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में मैं डिविडेंड कब बांट रहा हूं, 10 मई 2019। ऑप्शन 2 में कब बांट रहा हूं, 10 नवंबर 2019। ध्यान से सुनना इस पूरे पॉइंट को, ठीक है ना, ध्यान से सुनना पूरी इस पॉइंट को। मैं अभी फिर से फुल स्क्रीन कर देता हूं सो दैट आप अच्छे से देख पाओ चीजों को, ठीक है ना, मेरे तरफ ना ध्यान देते हुए बुक इस पे ध्यान दो, स्क्रीन पर। तो मेरा फाइनेंशियल कौन सा है बच्चों, 1 अप्रैल से 31 मार्च 18-19 वाला, ठीक है ना। एजीएम किस दिन हो रही है, 28 सितंबर 2019 को। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, सुन लेना अच्छे से। एक बार मैं बांट रहा हूं इंटरिम डिविडेंड 10 मई को, एक बार बांट रहा हूं 10 नवंबर को। पहले रूल क्या था, पढ़ते हैं फिर से ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर से ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। व्हाट ऑफ द पैराग्राफ, द बीओडी ऑफ द कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर। पहली बात वर्ड है ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच इंटरिम डिविडेंड इज सॉट टू बी, प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इंटरिम डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड। मतलब कैसा था कि आप इस साल 19-20 में, 19-20 मतलब 2019 से 2020 में कभी भी डिविडेंड बांटो 12 महीने में। आप 12 महीने में कभी भी डिविडेंड बांटो, कभी भी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट यूज हो सकता है। मतलब अगर मैं 10 मई को बांटूं, अच्छा 10 मई कौन से साल में आ रहा है, 19-20 में, हाँ 10 नवंबर किस में आ रहा है, 19-20 में। ऑप्शन 3 पे ऐड कर देते हैं 10 जनवरी 2020, ये भी किस में आ रहा है, 19-20 में। तो पहले रूल क्या था पुराना वाला कि ये तीनों पॉइंट देख रहे हैं आप यहां पे, ये तीनों पॉइंट में मैं कभी भी डिविडेंड बांटूं, कभी भी डिविडेंड बांटूं, मैं ये वाला प्रॉफिट यूज कर सकता हूं। कौन सा वाला, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। अब इन्होंने अमेंडमेंट में क्या डाला है, अब पूरा पढ़ना अच्छे से। नया लाइन क्या बोलता है, सुन अच्छे से। द बीओडी ऑफ द कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और at any time during period from closing of financial year, that is 31st March 19 से लेकर टिल होल्डिंग ऑफ एजीएम आउट ऑफ, बाकी सब कॉपी पेस्ट है, आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट है वो सब। मतलब सिंपल भाषा में ये हो गया कि अगर आप 28 सितंबर के बाद, क्योंकि 28 सितंबर को फाइनल डिविडेंड बढ़ता है, उसके पहले, मतलब ये ऑप्शन 1 अगर मैं लेता हूं, अगर ये बांटते हो 10 मई को, तो कौन सा प्रॉफिट यूज कर सकते हैं आप, पुराना वाला, बराबर। बट अगर आप 10 नवंबर को बांट रहे हो, जो कि कब आ रहा है, ऑब्वियसली नए फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है, सब कुछ ठीक है, बट वो आ रहा है एजीएम के बाद। ये जो एजीएम आपकी थी उसके बाद की डेट आ रही है। और तीसरा वाला भी वही 10 जनवरी 2020, ये भी 19-20 में आ रहा है, बट एजीएम के बाद। इस तीनों डेट में फर्क यही है कि पहली डेट आपको सबको समझ में आ रही होंगी, पहली डेट एजीएम के पहले की है और ये दोनों डेट्स एजीएम के बाद की है। अगर डेट एजीएम के बाद की है तो फिर इंटरिम डिविडेंड विल नॉट बी पेड आउट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स प्रॉफिट। बस इतना ही बोलने का मतलब है। उसके लिए फिर करंट जो प्रॉफिट आएगा आपका इस साल का, वो प्रॉफिट आप यूज करना। बहुत सिंपल से पॉइंट है।
ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं, बाकी सब सेम है। फिर इसके बाद ये पैराग्राफ आप देख लेना अच्छे से, हुबहू आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। बाकी सब कॉपी पेस्ट है, मेन डिफरेंस उसी पैराग्राफ में था, ठीक है। अगर आप यहां देखोगे जाके भी, ये जो आपका ये भी था गूगल में, यहां पे भी आ गया आप लोग देखो, ये पूरा जो पॉइंट नंबर 3 है उसको रेड से ही मार्क करके हटा दिया है, और पूरा पॉइंट नंबर 3 की जगह पे नया पॉइंट आ चुका है, कहां गया, ये रहा, पूरा पॉइंट में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जो अपन अभी करके दिखाया मैंने आपको, ठीक है ना। सब कुछ सेम था, उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हुआ है जो मैंने बताया था आपको, टिल द डेट ऑफ एजीएम, तो ये समझने लायक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक। लास्ट पॉइंट क्या था, प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ कंपनीज इंकर्ड लॉसेस, अच्छा ये तो हो गया प्रॉफिट पे, अगर लॉस हुआ तो लॉस हुआ तो फिर 3 साल का एवरेज निकालना पड़ेगा, पूरा पढ़ लो। इन केस ऑफ द कंपनी इंकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द क्वार्टर इमीडिएटली preceding the date of declaration of interim dividend, such interim dividend shall not be declared at a rate higher than the average dividends of last 3 years, ठीक है, last 3 फाइनेंशियल ईयर। इसका एग्जांपल मैं आपको देकर समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये वाला एग्जांपल देखो, ये उसी का एग्जांपल है, सेक्शन नंबर 123(3) उसका एग्जांपल है, ठीक है ना। क्या बोला है देखो एग्जांपल में, डिविडेंड डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग 3 ईयर्स, कौन सा 12, 13, 13, 14, 14, 15, 10%, 20%, 20%, 15, 16 जो है इस साल कंपनी को इंकर्ड लॉसेस, मिस्टेक हो गया शायद यहाँ पे, द कंपनी इंकर्ड लॉस, तो कितना डिविडेंड पे कर सकते हैं सर, सिंपल 10, 20 और 20, ये 20 है क्या, 20, 10 और 20 और 20 कितना होता है 50, 50 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा 16.67, तो मैक्सिमम डिविडेंड कितना हो सकता है 16.67। समझे क्या किया मैंने, मैं फिर से बताता हूं। क्या मैं अगर कंपनी को प्रॉफिट है, प्रॉफिट लास्ट करेंट फाइनेंशियल में, क्या मैं 15-16 में 30% बांट सकता हूं, आंसर इज यस, अगर प्रॉफिट है तो। बात समझ रही क्या, मैंने पहले कितना बांटा 10%, फिर 20, फिर 20, नाउ आई वांट टू पे 20-30% दिस ईयर एंड द कंपनी हैज ह्यूज प्रॉफिट्स इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, कैन कंपनी पे 30%, यस, बट कंपनी हैज इंकर्ड लॉसेस, कैन द कंपनी पे 30%, सॉरी सर, no 30%. Then sir, how much? Sir, it is the average of last 3 rates of dividend, 10, 20 and 20, that is 50 divided by 3, average is 16.67%. इससे ज्यादा नहीं कर सकते, कम कर सकते क्या, अरे बिल्कुल, अब मत ही बांटो, मत बांटो, बट ज्यादा नहीं। क्लियर सबको, ये एग्जांपल भी आप चाहो तो फुल स्क्रीन पे लिख लो अच्छे से, ये एग्जांपल आप सबके पास सही मतलब ऐसे भी बुक में, इसको भी आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है, जो मैंने आपको समझा के दिया, ये एग्जांपल लिख लो, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये आपको नॉर्मली मिलेगा नहीं फिर, ठीक है ना, ये बुक में भी नहीं मिलेगा, तो इसको एक बार आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए विद आपके एग्जांपल के साथ में, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हैं आराम से, एक बार लगे तो पॉज करके आप लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना, इस टॉपिक पे। सो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3, इसका एग्जाम्पल भी आपने, ठीक है, समझ लिया होगा अब तक, ठीक है। तो दिस वॉज अप टू 3 सेक्शन हमने कवर कर लिए, सब सेक्शन मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं फिर, तो ये क्लियर हो गया सबसेक्शन 1, वन 23 में 1, फिर 2 बताया और अब 3 हुआ, ठीक है ना। तो 2 क्या था और 1 क्या था, एक बार पढ़ लेते एक बार फिर से। 1 क्या था कि करंट ईयर प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, एंड इसमें एक और एंड हो गया था, मनी इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको कि आप जो भी डिविडेंड बांटेंगे उसके लिए पहले क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का इंतजाम करेंगे, और तीसरा पॉइंट था इंटरिम डिविडेंड को लेकर, ठीक है। ये 3 बातें हमने कवर कर ली। अब 4th पॉइंट इजी है, यहां से फिर सब कुछ बहुत इजी है। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड जो भी रहेगा शैल बी डिपॉजिटेड इन ए शेड्यूल्ड बैंक इन सेपरेट अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो अगर एजीएम डिक्लेयर हो रही है एजीएम के दिन, और एजीएम है लेट से 24 सितंबर को, तो डिपॉजिट विद इन 5 days, ठीक है ना। तो पूरा पैसा जो है वो कहां पे डिपॉजिट करेंगे आप, बैंक में डिपॉजिट करेंगे सेपरेट अकाउंट बनाकर पूरा। तो लेट्स अगर डिविडेंड कितने का है, कंपनी का पेड अप कैपिटल 500 करोड़ है और 500 का 10% 50 करोड़, तो 50 करोड़ की अमाउंट आप क्या करेंगे, एक बैंक अकाउंट में जाएंगे, आपके पास कंपनी में बैंक अकाउंट तो होगा ही होगा, अब उसमें करंट अकाउंट होगा नॉर्मली, वो अलग अकाउंट हो गया, आपको एक अलग सा सेपरेट अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ड पे 2-3 बातें ध्यान रखना, डिपॉजिट इन शेड्यूल्ड बैंक,
मतलब 2-3 बातें ध्यान रखना। डिपॉजिट करेंगे शेड्यूल्ड बैंक में, मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया कि कैन यू डिपॉजिट इनटू सहकारी बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक और एनबीएफसी, तो आंसर वुड बी नो। शेड्यूल्ड बैंक वो भी कौन से अकाउंट में? सेपरेट अकाउंट में। कब तक ये करेंगे? विद इन 5 डेज। और कब से 5 डेज सर? हम डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड मतलब अगर एज फाइनल डिविडेंड है तो डेट ऑफ एजीएम से 5 दिन के अंदर, और इंट्रीम है तो फिर जिस दिन इंट्रीम डिविडेंड क्या हुआ था, डिक्लेयर हुआ था, तो इंट्रीम भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। तो ये भी पॉइंट आसान सा है। चौथा पॉइंट, पांचवा भी इजी सा है। नो डिविडेंड शैल बी पेड बाय कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स देयरइन एक्सेप्ट टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। सिंपल भाषा में, अगर मेरे मम्मी के नाम पे शेयर बाय किया है और मेरी मम्मी बोलती तुषार पाड़े को पैसे दे दो, क्या कंपनी पैसे मुझे देगी? आंसर इज नो। कंपनी पैसे किसको देगी? मेरे मम्मी को। मेरे मम्मी को जो करना है वो करे, वो पैसे मुझे दे, वो गरीबों में बांट दे, जो करना करे, वो कंपनी पैसे देगी मेरी मदर को, क्योंकि वो कौन है? रजिस्टर्ड, अंडरस्टैंड द वर्ड, शेयर होल्डर। मैं फिर से बता देता हूं, नो डिविडेंड शैल बी पेड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स देयरइन एक्सेप्ट टू अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और such share or to his order or to his banker and shall not be payable except in cash। मतलब किसी और तरह से पे नहीं होगा, सिर्फ कैश पे होगा। इस पे बोलने का मतलब है नॉट इन काइंड। व्हेन आई एम सेइंग कैश का मतलब है नॉट इन काइंड। कैश का मतलब चिल्लर वाला कैश नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर मेरी मदर ने 10,000 रुपए के शेयर होल्ड किए एंड डेट ऑफ डिविडेंड इज 10%, तो कितना मिलेगा उनको? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज कैश में मिलेगा? आंसर वैसा नहीं है। कैश का मतलब इट कैन बी कैश, इट कैन बी चेक, इट कैन बी डिमांड ड्राफ्ट, इट कैन बी वो एनईएफटी, चेक, कैश, एनईएफटी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ईसीएस हो गया मेरे बैंक अकाउंट में मेरे मदर के, कुछ भी चलेगा। कैश का मतलब यहां पे ये कि इट शुड नॉट बी इन काइंड। अरे गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं कि वो मूवी में देखते हैं ना गरीबों समान, कि एक बंदा बैठा हुआ है पैसे बांटते हुए, 1000 रुपए, बहुत सारे रुपए, और लाइन से लोग लगे हुए, हाँ रामू चल आ जा, ये तेरे 500, ये तेरे 1000। ऐसे नहीं देना है, ऐसे देना नहीं है। यू विल नॉट पे इन कैश। कैश वाला हार्ड कैश नहीं, कैश मीन्स लिक्विड एसेट्स, ठीक है, मनी में जाएंगे। इसमें ट्विस्ट है बहुत इंटरेस्टिंग सा। Provided that nothing in this subsection shall be deemed to prohibit the capitalization of profit or reserves of a company for the purpose of issuing fully paid up bonus share or paying up any amount for time being unpaid on any shares held by the members of the company। मतलब कंपनी को अगर आप बोनस शेयर दे रहे हो फुल्ली पेड अप वगैरह, तो वो प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, तो वो डिविडेंड के ल्यू पे नहीं देना है। अगर आप कंपनी के मेंबर्स को क्या बांट रहे हो? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर बांट रहे हो, तो वो अलग चीज है, वो उसको प्रोहिबिट नहीं कर रहे हैं हम लोग। नहीं तो लोग क्या समझेंगे कि आपको बोला था ना कैश में मत देना, सॉरी कैश में देना, काइंड में मत देना, फिर आप बोनस शेयर क्यों दे रहे हो? नहीं सर, अगर मैं डिविडेंड दूं और मैं एक्स्ट्रा बोनस दूं तो चलेगा, बट अगर आपने 3 साल से डिविडेंड पे नहीं किया एंड नाउ यू वांट टू पे बोनस शेयर्स, इशू बोनस शेयर्स, सेक्शन 63 पढ़ना, आपको याद होगा सेक्शन 63 मैंने पढ़ाया था। ऑब्वियसली अगर अपन 123 में आज है तो 63 मैंने पढ़ाया था, जब जाके 63 सेक्शन पढ़ना। तो अगर आपके पास, मैं फिर से सुन लो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके पास कंपनी ने क्या बांटा है? आपको डिविडेंड बांटा है और कंपनी फिर से बोनस बांट रही है, तो लॉ बोलता है आपको कोई भी बंदा प्रोहिबिट, नथिंग विल प्रोहिबिट यू। बट आपने डिविडेंड नहीं बांटा और आप क्या बांट रहे हो इस बार? बोनस शेयर। सर आप किसको पागल बना रहे हो? बोनस शेयर का मतलब क्या होता है? समथिंग एक्स्ट्रा, व्हेन यू गिव समथिंग एक्स्ट्रा, व्हेन यू हैव डन एवरीथिंग ऑन टाइम। तो पहले आप डिविडेंड बांटो और फिर बोनस बांटो। डिविडेंड 3 साल से नहीं बांटा है और आपको बोनस बांटना है, अलाउड नहीं है सर, अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और व्हेन आई सेड कैश, कैश का मतलब कैन बी पेड इन चेक, वारंट और एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड, समझा दिया मैंने आपको, ठीक है, ये वाली बात भी। और लास्ट पॉइंट, अ कंपनी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन सेक्शन 73-74, याद है किसी को? जल्दी बताओ। 73-74, हाँ, डिपॉजिट। डिपॉजिट चैप्टर पढ़ाया था। जो कंपनी डिपॉजिट पे करने में फेल हो चुकी है वो डिविडेंड नहीं बांटेगी। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, डिपॉजिट पे नहीं किया है, लोगों के डिपॉजिट, आउटसाइडर्स का मनी पे नहीं किया है और आप डिविडेंड बांट रहे हो, डिविडेंड बांट रहे हो। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि घर में बहुत ही रद्दी, बहुत ही घटे एग्जाम्पल है, आप मुझे बहुत गाली मारोगे इसके लिए, बट ठीक है। मतलब घर में एक झोपड़पट्टी में एक फैमिली रहती है, 3 बच्चे हैं उसको, छोटे 2 बच्चे, 2-2 साल के, 1-1 साल के, और बड़ा बेटा 5 साल का है।
तो बड़ा बेटा 5 साल का, बाकी 2 बच्चे, एक लड़की 2 साल की और छोटी बहन 1 साल की, 3 बच्चे, 5 साल, 2 साल, 1 साल। 2 साल और 1 साल की बच्ची के लिए पीने के लिए दूध नहीं है। एक तो गरीब घर, झोपड़पट्टी, इमेजिन करो, झोपड़ी में माँ 3 बच्चों को पालती है, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, माँ क्या करती है, घर जा जाके बर्तन मांजती है और तीनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रही है। उसमें छोटे 2 बच्चे, एक साल की लड़की, 2 साल की लड़की, इन दोनों को पीने के लिए दूध नहीं है और 5 साल का बच्चा बोलता है मम्मी पिज्जा खाना है। और मम्मी ने क्या किया, अपना मंगलसूत्र बेच दिया, पैसे निकलवाए और क्या किया, पिज्जा खिलाया बच्चे को। इतनी खींच के थप्पड़ पड़ेगी ना ऐसे एग्जाम्पल देने पर, मुझे ही पड़ रही है एक तरह से, कितना घटिया एग्जाम्पल है। बट आप समझ रहे मेरी बात को, समझो इस कहानी में। पिज्जा, व्हाट इज पिज्जा, इज एग्जाम्पल ऑफ डिविडेंड। व्हाट इज द मिल्क, वो 2 छोटे बच्चों का मिल्क क्या है सर, डिपॉजिट। से कैसे समझा, कैसे लगाया अपने दिमाग, समझो मेरी बात को। कंपनी इज दैट झोपड़ी, दैट फैमिली का सिचुएशन। कंपनी के पास पैसे नहीं है क्या करने के लिए, कंपनी की डिपॉजिट को पे करने के लिए। कंपनी के पास पैसे नहीं है डिपॉजिट पे करने के लिए और कंपनी डिविडेंड बांट रही है। डिविडेंड इज लग्जरी, इज इट कंपल्सरी, नो। तो सर वो पिज्जे समान हालत हो गई सर कि घर देखो, अपना सिचुएशन देखो, अपने घर की हालत देखो, अपने बच्चों को देखो, ये सब देखते हुए आप अपना मंगलसूत्र बेच रहे हैं, वो भी पिज्जा। अरे सर क्या कर दिया तुमने, कितना गुस्सा आ रहा होगा। अगर आप इस बात को इमेजिन करोगे तो कितना गुस्सा आएगा आपको उस औरत पे और उस बड़े बेटे पे। बस वैसे ही इमेजिन करो कितना गुस्सा आएगा हमको कंपनी पर, जब आप उस 2 छोटे छोटे डिपॉजिटर्स के पैसे नहीं लौटा रहे हो और लोगों को डिविडेंड बांट रहे हो। सर बच्चे के लिए दूध और बड़े बेटे के लिए पिज्जा, कोई संबंध है क्या। वैसे ही यहाँ पे भी एग्जाम, तो ये एग्जाम मैंने बहुत घटिया लगेगा आपको, बट देन इसके पीछे कहानी बहुत जरूरी है समझने की। तो कंपनी शुड गिव द प्रायोरिटी टू द बेसिक थिंग्स फर्स्ट, नॉट द लग्जरी। तो डिपॉजिट रिपे करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन पेइंग डिविडेंड। बात समझ में आ गई। तो 6 बातें मैंने बताई आपको, पहली 3 बातें तो लिख के रखी थी यहाँ पे, ठीक है। चौथी भी हो गई थी डिपॉजिट विद इन 5 days। 5th पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, पेड इन ओनली कैश नॉट इन काइंड। एंड 6, नो डिफॉल्ट इन 73, 74, डिपॉजिट रिपे करने में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 6 सबसेक्शन आपको ध्यान रखने हैं, पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया उसका, ठीक है। ये पहले पॉइंट के सारे बातें हैं, एक बार इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारे शॉर्ट में लिखा हुआ है, करंट प्रॉफिट या प्रीवियस प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट का अमाउंट, डेप्रिसिएशन बताया मैंने आपको, इंटरिम डिविडेंड, डिपॉजिट विद इन 5 days, कैश में देंगे नॉट इन काइंड, और आखिरी पॉइंट नो डिफॉल्ट इन 73, 74। ठीक है, इसको लिख लो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। डन गाइस, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बेसिक सा प्रोविजन हमने पढ़ा 123 सेक्शन वाला, जो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और इंटरेस्टिंग सा सेक्शन था 123, ठीक है ना। अब विल गो फॉर 124 नाउ। अब 124 की तरफ मूव करते हैं आगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इस पे 1-2 केसेस वगैरह दिए मैंने आपको, ठीक है। नाउ 124 पे आते हैं। तो 123 क्लियर हो गया,
कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कैसे करेगी, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है ना। करेंट प्रॉफिट, प्रीवियस प्रॉफिट, आउट ऑफ गवर्नमेंट मनी रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, इंटरिम डिविडेंड कैसे बांटेंगे, इट शुड बी ऑलवेज इन कैश नॉट इन काइंड। देन अगर आप जो भी पे भी करेंगे किसको पे करेंगे, सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को ही करेंगे, ना कि किसी उसके रिलेटिव को अगर को ना करे। ये सब बातें समझा दी मैंने। और आखिरी पॉइंट में अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो सजा बता दी, ठीक है ना। चलिए कम टू 124 नाउ। 124 बहुत सिंपल सा है, अब सुनिए अच्छे से। आपने क्या किया, विद इन 5 डेज क्या किया, अपने पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा किया, ठीक है। ये सुन लिया था अपने लास्ट पॉइंट में, अब पढ़ो। वेयर डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी बट नॉट बीन पेड और क्लेम्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन। इनडायरेक्टली मतलब ये हो गया कि आप लोग को 30 दिन में क्या करना है, डिविडेंड पे करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको चार्ट बना के समझाऊं तो अभी यहाँ पे अपन 123 पढ़े ना, अपन यहाँ पे भी 124 बना लेंगे, ठीक है, बाद में बनाएंगे। तब तक के लेट मी गो एंड प्रोवाइड यू द एग्जांपल ऑफ दिस चार्ट। लेट्स से एजीएम कब है, 24 सितंबर 2019, ठीक है। एजीएम इस दिन है, इस दिन एजीएम है, ठीक है। तो लॉ ने क्या बोला था, लॉ बोलता था कि इसके विद इन 5 डेज, दैट इज 29 सितंबर 2019, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे आप, डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ठीक है, विद इन 5 डेज, ठीक है। लेट मी राइट दिस 5 प्रॉपरली, हाँ, विद इन 5 डेज, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया था। अब यहां से विद इन 30 डेज, मतलब कौन सी डेट आएगी सर यहाँ पे विद इन 30 डेज, वो आएगी 23 अक्टूबर 2019, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है आपको, पे टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। जम रहा है, ठीक है। ये काफी अच्छे से मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखा दिया है, तो मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा समझने में। एक बार फुल से देखिए, फुल स्क्रीन पे 24 सितंबर को एजीएम हुई थी, उसके विद इन 5 डेज आपने क्या करना चाहिए, आपने बैंक अकाउंट में जमा करना है, ठीक है। तो तारीख क्या बताया मैंने आपको, 29 सितंबर तक के आपको डिपॉजिट सेपरेट बैंक अकाउंट, ये हो गया। बट विद इन 30 डेज, वो 30 डेज कब से गिने जाएंगे, फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। मतलब 24 सितंबर से ही गिने जाएंगे, तो उससे 30 डेज आता है 23 अक्टूबर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो वो हो गया ये 30 डेज वाला पॉइंट, ठीक है। तो 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, डिपॉजिट नहीं करना है, लोगों को क्या करना है, पे करना है, लोगों को पे करना है, उनके पैसे जमा अकाउंट में जमा हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे जो आपको मैं समझा के दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको एक बार लिख लीजिएगा अच्छे से, मैं आगे बढ़ता हूं। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, पढ़िए। Where the dividend has been declared by the company but not been paid or claimed within 30 days from the date of declaration, the company shall within 7 days from the date of expiry of said 30 days, मतलब वो 23 अक्टूबर के बाद, ट्रांसफर द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड पे ध्यान देंगे, 2 वर्ड्स पे, अनपेड और अनक्लेम्ड। लेट से एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, मान लो टोटल डिविडेंड 50 करोड़ का है, एग्जाम्पल, ठीक है। सिर्फ इमेजिन करना, ठीक है। टोटल डिविडेंड जो है वो कितने रुपए का है, 50 करोड़ का। अब सुनना एग्जाम्पल पूरा, टोटल डिविडेंड है, टोटल अमाउंट ये है 50 करोड़। अब 50 करोड़ के अमाउंट को आपने पहले तो क्या किया, डिक्लेयर कहां किया, एजीएम में, फिर आपने जमा कहां किया, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, और आपने लोगों को पे कर दिया। हुआ ये कि 50 में से 40 करोड़ लोगों ने पैसा क्लेम कर लिया, 40 करोड़ रुपया क्लेम हो चुका है, मतलब 10 करोड़ अभी भी क्या है, अनक्लेम्ड। ये वर्ड्स पे ध्यान देंगे, अनपेड है या अनक्लेम्ड है। अब सर अनक्लेम्ड और अनपेड क्या होता है, अनपेड मतलब कंपनी ने दिया ही नहीं है कुछ लोगों को। सर क्यों नहीं दिया होगा, समझाऊंगा आखिरी पॉइंट में, सेक्शन नंबर 127 में बताऊंगा क्यों नहीं दिया। और कुछ लोगों को दिया लेकिन क्लेम नहीं किया। जैसे लेट मी टेल यू माय स्टोरी, 2004-5 में, मुझे अच्छे से याद है डेट, मतलब डेट नहीं सॉरी ईयर याद है, 2005 में मुझे पहली बार मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था और मुझे उस कंपनी से 15 रुपए का डिविडेंड मिला था, 15 रुपए का, बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड आई गेस सम 80 रुपीज समथिंग, 80 और समथिंग लाइक दिस, और 20% मिला था मुझे, तो मुझे याद है 16 रुपए मिला था, कुछ 15-16 रुपए मिला था, ठीक है। 70-80 रुपीज जो भी था मुझे मालूम नहीं, मैंने उतने रुपए के शेयर बाय किए थे पहली बार, इन्वेस्ट करने की चस्का था, लेट्स स्टार्ट समथिंग। और 2004-5 में तो यार
ठीक है, मतलब और खुद के पैसों से इन्वेस्ट किया था, तो 80 रुपए के आसपास जमा किया था। आई गॉट 16 रुपीज का डिविडेंड, 16 रुपए का चेक आया था। उस जमाने में चेक भी किया था, जमा नहीं होता बैंक अकाउंट में, चेक आता था। अब मुझे बता, मुझे बहुत अच्छा लगा चेक आया था, बट सिर्फ 15 रुपए के चेक के लिए मैं अपनी टू व्हीलर निकालू। अभी तो कार मेरे पास है, तभी तो टू व्हीलर थी, तो आई शुड यूज माई टू व्हीलर, आई शुड गो टू द बैंक, डिपॉजिट द चेक ऑफ 15 रुपीज एंड अगेन कम बैक। मतलब मैंने पेट्रोल कितना रुपए खर्च किया, 20 रुपए का, क्या करने के लिए, वो 15 रुपए का चेक डालने के लिए। तो हुआ ये, सच में मैंने वो चेक कभी डाला ही नहीं। मतलब छोड़ो यार, कौन डालेगा, छोड़ो, सच बता रहा हूं मैं, डाला नहीं मैंने नहीं डाला। और हुआ ये कि वो पैसा कभी क्लेम ही नहीं हुआ। ऐसे जैसे मेरे पास 15 रुपए थे, ऐसे अगर मान लो 1 लाख शेयर होल्डर भी होंगे कंपनी के, 15 रुपए वाले कितने हो गए सर, 15 लाख। मेरे लिए 15 रुपया चिल्लर है, बट टोटालिटी में इट इज 15 लाख रुपीज। कोई शेयर होल्डर इंडिया में ही नहीं है, एंड उसका अमाउंट है शायद 50,000 रुपए का डिविडेंड का, शायद किसी का 50 रुपए, किसी का 50,000, किसी का 5,000, किसी का 500, अलग अलग, मेरे 15 रुपए, सबके मिलाकर के शायद अनपेड या अनक्लेम्ड में 50 लाख रुपए जमा होंगे। जैसे मेरे कहानी में कितने रुपए जमा पड़े हैं, 10 करोड़, समझा, 50 करोड़ रुपए जमा देने थे मुझको, मैंने पे किए, 40 करोड़ लोगों ने पे भी ले लिए, बट 10 करोड़ ने लिया नहीं है। लॉ बोलता है, सुनना अच्छे से, लॉ बोलता है इसके किसके 23 तारीख जो लास्ट डेट था, विद इन 30 डेज के बाद, विद इन 7 डेज, मतलब कौन सा, 30 अक्टूबर 2019, ठीक है, यहां से, मतलब ये कौन सा डेट हो गया, विद इन 7 डेज, ठीक है। तो विद इन 7 डेज क्या करेंगे आप, पढ़िए पूरा, ट्रांसफर द टोटल अमाउंट विद इन 7 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। कब से करेंगे, विद इन 7 डेज, वो भी कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। 30 डेज एक्सपायर कब होते सर, 23 तारीख को, तो 23 तारीख से 7 दिन के अंदर, ठीक है। क्या करेंगे आप, ट्रांसफर करेंगे, लास्ट लाइन लिख देता हूं मैं, ठीक है, ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, पढ़िए लास्ट लाइन, तो क्या बोला है, ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, बराबर। और अगर मैं डायग्राम में समझाऊं आपको, तो ऐसा मान लो कि ये 2 अकाउंट हैं, ठीक, इमेजिन करते हैं, पहली बार आपने क्या किया, इस अकाउंट में सेपरेट अकाउंट खोला, और विद इन 5 डेज आपने क्या किया, यहाँ पे 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए पहले अकाउंट में, ये वाले, और 50 में से क्या हो गया, 40 करोड़ लोगों ने क्लेम कर लिया, तो बचे कितने ने, 10 करोड़, वो आपने यहाँ पे जमा कर दिए, ठीक, ऐसा मान सकते हैं अपन। डन। तो गाइस ये लिख लो आप बना के अच्छे से, मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फ्लोचार्ट मैंने बना के आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपको जल्दी से मिलेगा नहीं कहीं और पे भी, तो इसको एक बार आप बना के रख लीजिए, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, समथिंग इंपॉर्टेंट। इसको बना लीजिए अच्छे से फुल स्क्रीन पे। मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ, 3 मिनट के बाद शुरू करेंगे हम अच्छे से, तब तक पूरा प्रॉपर बनाइए इसको अच्छे से। चलिए भाई, हो गया, बड़े आगे हम लोग, डन। तो एक छोटा सा पॉइंट था, लेकिन लंबा समझाया मैंने आपको अच्छे से पूरा, कि डिविडेंड डिक्लेयर होगा एजीएम के दिन, वहां से विद इन 5 डेज क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट, विद इन 5 डेज के बाद वहां से 25 दिन, और डिक्लेरेशन से 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, लोगों को पे करना है। ये पक्का हो गया। अगर पे हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो 2 बातें हो सकती है, अनपेड या अनक्लेम्ड। अनक्लेम्ड मतलब हमने पे किया लेकिन लोगों ने क्लेम नहीं किया, और हमने किसी को पे ही नहीं किया। क्यों नहीं किया समझाऊंगा बाद में। इन दोनों सूरतों में जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कहां जमा होगा, किसी दूसरे अकाउंट में, जिसका नाम रहेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। द कंपनी शैल विद इन 90 डेज, ये तो आसान है यहाँ से, फिर 90 डेज ऑफ मेकिंग ट्रांसफर टू द अमाउंट, जो हमने ट्रांसफर किया था बैंक अकाउंट में, अंडर 124(1) जो भी बताया मैंने आपको, टू दिस अकाउंट प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कंटेनिंग नेम्स, लास्ट नोन एड्रेस एंड सच अदर डिटेल्स ऑफ दोज पीपल जिनका पैसा जमा नहीं किया। मतलब याद है ये वाला एग्जांपल जो बताया था मैंने आपको, ये जो 10 करोड़ वाले लोग बचे है ना, 50 करोड़ टोटल था, 40 दे दिया, बचे 10 करोड़। 10 करोड़ किसके किसके सर, 25 लोगों के। हाँ, तो 25 लोगों का पूरा बाकायदा क्या बनाओगे आप, ऐसे ये एक पूरा लिस्ट बनाओगे विथ कॉलम, सीरियल नंबर,
नेम, एड्रेस, रजिस्टर फोलियो नंबर, कितनी अमाउंट, ऐसा टोटल। सो टोटल जिसकी टोटल आएगी एंड में वो कितने चाहिए, 10 करोड़ ऐसा। तो एक पूरा हिसाब बनाओगे, ब्रेकअप बनाओगे कि किस लोगों के, यू सेड 10 करोड़ रुपए जमा किया आपने, मतलब पहले पॉइंट में आपने क्या किया, पॉइंट नंबर 1 में आपने क्या किया, उस अकाउंट में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आपने क्या किया, 10 करोड़ जमा तो कर दिए। कौन से वाले 10 करोड़, अनपेड वाले या अनक्लेम वाले। बट पॉइंट नंबर 2 में विद इन 90 दिन जमा करने के, मतलब 3 महीने मिल रहे हैं आपको ये बताने के लिए कि कौन से लोग हैं। वो तो बहुत आसान है बताना, ठीक है। वो बता के आप वेबसाइट वगैरह में भी छाप देंगे इसको, ठीक है, सिंपल। जो भी बताया मैंने आपको, अगर आपने अभी तक, ये सब आसान पॉइंट है, अगर आपने वो सेपरेट अकाउंट में जमा नहीं किया तो यू नीड टू पे इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। नाउ लेट मी टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दिस। देखो थोड़ा अच्छे समझाता हूं। ये 2 अकाउंट्स हैं, ठीक है ना। ये अकाउंट में क्या था, कंपनी ने पहले क्या किया, 50 करोड़ जमा किया, ठीक है, ये पहले इनपुट हुआ। फिर कई लोगों ने क्या किया, पैसा क्लेम कर लिया। लेट से कितने लोगों ने क्लेम कर लिया, 40 करोड़ वालों ने, ठीक है। अब बच्चे 10 करोड़, वो यहां जाएंगे। अब सुनना मेरी बात, ये कब तक जाना चाहिए, विद इन 7 डेज। अब सुनना मेरी बात सब ध्यान से, विद इन 7 डेज जाना चाहिए, क्योंकि 7 डेज बाद जब 10 करोड़ चले जाएंगे तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, बंद, बराबर ना। 50 आए थे, 40 लोगों ने ले लिए और 10 कहां जमा हो गए, इस अकाउंट में, ये अकाउंट हो गया बंद। अब मान लो अगर आपने 7 डेज में जमा नहीं किया तो होगा ये कि जमा हुआ नहीं है, यानी अकाउंट नया खुला नहीं और ये अकाउंट हो चुका है ब्लॉक। तो अगर मुझे बताओ 9th डे में, ये एग्जांपल के साथ बताता हूं, अगर मैं आपको, सॉरी ये एग्जांपल देखिए वापस से। इफ समवन कम्स ऑन 30th अक्टूबर, कोई बंदा 30 अक्टूबर के बाद आया, लेट्स से 3 नवंबर को आया, तो वो पैसे कहां से लेगा, सर वो पैसे लेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट से। बट अगर आपने अकाउंट में ट्रांसफर किया नहीं तो वो पैसे कहां से लेगा, क्योंकि ये अकाउंट हो चुका है बंद, है ना, ये अकाउंट हो चुका है, मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूं, ये बंद हो गया और ये आपने खोला नहीं अब तक के। तो मुझे बताओ 3 नवंबर को बंदा पैसे कहां से लेगा, कहीं से भी ले पाएगा, तो उसको क्या देना पड़ेगा, उस पैसों पर 3 दिन का ब्याज। बात समझ में कि इतना लंबा क्यों पढ़ाया मैंने आपको, ये पॉइंट नंबर 3 समझाने के लिए। ये बोलता है इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट और वॉट एवर ऑन द ड्यू डेट, जो ड्यू डेट समझाई थी, इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट अक्रूइंग ऑन सच अमाउंट शैल बी पेड टू द प्रोपोर्शन। ये इंटरेस्ट है, पेनाल्टी नहीं है, ये इंटरेस्ट है, ब्याज है, क्योंकि पैसा किसका है, शेयर होल्डर का। वो पैसा आपने दबा लिया, जैसे हम तो दे रहे थे 30 दिन के अंदर, वो नहीं आया। कैन ही क्लेम आफ्टर 30 days ऑल्सो, यस, देन ही विल क्लेम फ्रॉम अनपेड डिविडेंड अकाउंट। बट आपने क्या किया, अनपेड डिविडेंड अकाउंट बनाया नहीं, तो बंदा बेचारा नया अकाउंट से ले नहीं पा रहा है और पुराना अकाउंट क्या हो चुका है, 7 दिन के बाद बंद हो चुका है। तो ऐसे में यू आर डिलेइंग हिज मनी, सो यू नीड टू पे इंटरेस्ट ऑफ अराउंड 12% पर एनम, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 भी आसान सा है। Any person claiming to be entitled for any money transferred to unpaid account may apply to the company। मतलब 30 अक्टूबर के बाद, ये जो डायग्राम था यहाँ पे, इसके मुताबिक फिर से वापस सुनना अच्छे से, 24 तारीख को एजीएम हुई, उसके बाद 29 को बैंक में जमा हुआ, ही विल क्लेम डिविडेंड फ्रॉम विच डेट, 23rd अक्टूबर। उसने अगर वहां से क्लेम नहीं किया, ही कैन इवन क्लेम फ्रॉम दिस अकाउंट। बट यहां पे क्या होगा, यहां तक कि क्या होगा, 23 तारीख तक के कंपनी खुद देगी उसको, पर उसे क्लेम नहीं किया, तो यहां पर क्या होगा, इस पॉइंट में उसको कंपनी के पास जाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड फॉर द मनी ट्रांसफर, बट जो उसने क्लेम नहीं किया, ये जो भी है, ही नीड टू अप्लाई टू द कंपनी, मतलब कंपनी उसको अपने आप नहीं देगी। लेट से मैं इंडिया में नहीं हूं, मैं अब्रॉड हूं, मैं अब्रॉड हूं, मैं जुलाई में चला गया अब्रॉड और मैंने कंपनी को क्या बोला कि डू नॉट पे मी डिविडेंड बिकॉज आई एम नॉट इन इंडिया, आई एम इन लेट से न्यूजीलैंड, एंड वेन एवर आई विल कम आई विल इन्फॉर्म यू। अब मैं वापस कब आऊंगा, शायद 2 महीने में, शायद 1 साल में। तो मैं आया 6 महीने बाद, मैं आया फरवरी महीने में, तो मैं जिस दिन इंडिया में वापस आऊंगा, आई विल इन्फॉर्म द कंपनी, सर आई एम बैक, प्लीज गिव मी माई मनी, आई विल इन्फॉर्म। पॉइंट नंबर 4 सबसे खतरनाक पॉइंट है 5 and 6, इसको थोड़ा सा दिमाग में फिट कर लो और इसको कार्ड बांध लो अपने दिमाग में, ठीक है ना। 5, एनी मनी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जो ट्रांसफर तो 7 दिन के बाद, जैसे ये तारीख, विच डेट, 30 तारीख को ट्रांसफर हुआ। अब 30 अक्टूबर से लेकर 7 साल, मतलब 30 अक्टूबर 2026
बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लेना अच्छे से, 2026 तक के ये पैसा इसी अकाउंट में रहेगा। किस कौन से अकाउंट में? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ठीक है। ये जो अपन अकाउंट बनाया ना, ये पैसा इस अकाउंट में कब तक रहेगा? 7 ईयर्स तक के। और 7 साल बाद ये पैसा भी कहां चला जाएगा? आईपीएफ में, ठीक है। पढ़ लीजिए अच्छे से, 7 साल के बाद सच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू आईपीएफ अकाउंट। मतलब एक और एग्जांपल देता हूं समझा के आपको मजा आ जाएगा देख के, ठीक है ना। अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 3, अकाउंट 4, ठीक है। ये कौन सा अकाउंट है? सुनने अच्छे से, डायग्राम बना के बताता हूं, मजा आएगा देखने, ठीक है ना। ये कंपनी का करंट अकाउंट है, ठीक है। इस पे लेट से कंपनी के 1000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। लॉ बोलता है कि जिस दिन आप डिक्लेयर करेंगे विदिन 5 डेज क्या करेंगे? इस अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे एक सेपरेट अकाउंट में, सॉरी, ये कब करेंगे आप? विदिन 5 डेज, ठीक है। लेट से कितना रुपए जमा किया मैंने? 50 करोड़, याद है ना आपको? अब ये पैसा यहां पे कब तक रहेगा? 30 दिन प्लस 7 दिन तक रहेगा। 30 और 7 दिन के अंदर आप क्या करेंगे? पैसा पूरा कहां ट्रांसफर करेंगे? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, बराबर। याद है कितना एग्जांपल ट्रांसफर किया था अपन ने? अंदाजन 10 करोड़। समझ रहा मैं क्या कर रहा हूं? ये जो एग्जांपल है ये वाला, ये कौन सा अमाउंट है? ये है 1000 करोड़ कंपनी के टोटल अमाउंट। उसमें तो आपने छोटा अमाउंट निकाल के कहां जमा किया? इस अकाउंट में, 50 करोड़। फिर कई लोगों ने क्या किया? 30 दिन के अंदर पैसा ले लिया, पैसा आउटफ्लो हो गया, बचा कितना? केवल 10 करोड़। वो यहां पे आ जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, वो आ जाएगा। अब पैसा यहां पे कब तक रहेगा? टिल 7 ईयर्स। और 7 साल बाद लेट से इस 10 करोड़ में से भी 9 करोड़ लोगों ने लिए, 9 करोड़ बचे, 1 करोड़ वो कहां आ जाएगा? आईपीएफ में, ठीक है। ये समझो अच्छे से, इसको अगर आप समझ गए होंगे तो एक बार इसको बना भी लीजिएगा आप लोग, आपके नॉलेज के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आपको लगता है कि इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है ना। ये फ्लो चार्ट पूरा बना लीजिए अच्छे से। यहां से पूरा बना लीजिए अच्छे से, फुल स्क्रीन पर कर दिया मैंने आपके लिए, सो दैट आप अच्छे से इसको बना सकते हैं। फटाफट बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई शुरू करें आगे फिर। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 समझ में आ गया आपको, और 6 भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। 5 अभी तक पढ़ाया मैंने आपको। एनी अमाउंट ट्रांसफर टू अनपेड अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू आईपीएफ अकाउंट, ठीक है। तो ये आईपीएफ का भी कंसेप्ट समझ में आपको आ गया। अब आईपीएफ है क्या, विल कवर इन 125 सेक्शन, ठीक है ना। वो नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा आपको मैं। इस पर एक बढ़िया अमेंडमेंट है ये वाला 6 वाला, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। इस पर क्या बोला गया पढ़े अच्छे से। ऑल शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स। देखो डिविडेंड क्लेम नहीं किया तो चला जाएगा डिविडेंड कहां पे? आईपीएफ में। अभी मैं बड़े धमाका क्या किया? धमाका ये किया दैट ऑल शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड फॉर 7 years or more obviously shall be transferred to the company in the name of IPF। मतलब 6 तो ठीक था ऊपर वाला, सॉरी 5th पॉइंट। यहां पे क्या ट्रांसफर का? डिविडेंड। मतलब एग्जांपल के लिए अगर मान लो किसी बंदे के पास में 10 लाख के शेयर्स है, 10 लाख के शेयर्स है, ठीक है ना, और उसको डिविडेंड मिला है, मान लेते हैं ये शेयर्स की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ शेयर्स, उसको डिविडेंड मिला हुआ है 50,000 रुपए। अब बंदे ने 7 साल से क्या नहीं किया? डिविडेंड क्लेम नहीं किया, तो 50,000 कहां से जाएंगे? आईपीएफ में। ये कहां बताया गया था? पॉइंट नंबर 5 में, जो पिछले पेज पे हमने पढ़ा, पॉइंट नंबर 5 में बताया गया था। 6 में क्या बताया गया है? अगर आप 50,000 रुपए क्लेम नहीं कर रहे हो, मतलब आपको अपने पैसों से प्यार नहीं है, और ये बच्चा है, 50,000 डिविडेंड से बच्चा। अब इसके पेरेंट्स कौन है? ये। अरे अब 10 लाख के शेयर नहीं तो 50,000 मिलते क्या? नहीं ना। तो 50,000 इज अ बेबी ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स। और अगर आपको इस पे इंटरेस्ट नहीं है, जो ओरिजिन जिसमें, तो शायद आपको इस पे भी इंटरेस्ट नहीं, किस पे? अपने शेयर्स में भी शायद आपको वो भी इंटरेस्ट नहीं होगा। लॉ बोलते सर ये भी हम क्या कर लेंगे? फोरफिट बेटर वर्ड नहीं है, मैं बोलूंगा इसको, यू विल द आईपीएफ अकाउंट विल सीज दैट शेयर, सीज। अब इसमें ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये कि ये 50,000 तो गए हमेशा के लिए,
ये 10 लाख रुपए के शेयर्स आपको वापस मिल सकते हैं, शेयर्स वापस मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड आप प्रूफ करो। पढ़ो आगे, ठीक है, ये वाला, ये लाइन 7 पॉइंट पर पढ़िए। 7 पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेमेंट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड अबव शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बैक, प्रोवाइडेड वो जो रूल्स पढ़ाऊंगा मैं आपको वो फॉलो करेगा तो उसको उसके शेयर्स वापस मिल जाएंगे, बट डिविडेंड के पैसे वापस मिलेंगे नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं फिर समझाता हूं। 5 6 कहां गया, 5 6 और 7, ये 3 पॉइंट्स आप देख रहे हो, थोड़ा गौर करना 3 पॉइंट फिर से। पहला पॉइंट क्या बोलता है, 5 पॉइंट, कि अगर आपने 7 साल तक अगर पैसे क्लेम नहीं किए तो सारे पैसे क्या हो जाएंगे, आपके ट्रांसफर हो जाएंगे आईपीएफ को, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 5 ने बोल दिया। 6 क्या बोलता है, 6 बोलता है कि सर जिन शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिल रहा था, अगर वो आप शेयर्स मतलब डिविडेंड क्लेम नहीं करते हो तो जो शेयर्स की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, फॉरफिट, शेयर्स भी। एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, लेट्स से यहां पे मैंने लिखा था 50,000 की डिविडेंड है, वो भी गया, और डिविडेंड किसमें मिला था आपको, 10 लाख रुपए के शेयर्स पे, और 10 लाख रुपए के शेयर्स भी आपकी क्या हो जाएंगे, फॉरफिट। हाउएवर पॉइंट नंबर 7 में क्या बोला गया है कि आप चाहो तो वो क्लेम कर सकते हो अगर आप प्रूव करो तो 5 6 7 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसलिए कभी भी बेटर है क्या करना। अब ये याद करो, ये पॉइंट मेरे समय नहीं था, याद है मेरा 15 रुपए वाला एग्जांपल, अगर मैं 15 रुपए के शेयर का वो जो डिविडेंड है वो क्लेम नहीं करूं तो मेरे डिविडेंड तो गए, शेयर भी चले जाएंगे आईपीएफ में। सही बताएं सर, आपको प्यार ही नहीं है आपके शेयर से, या आपको प्यार ही नहीं है आपके पैसों से, इतना अगर आपको डिसलाइक करता है आप अपने चीजों को, तो बेटर है कि वो पैसा कहां चले जाए, आईपीएफ में, किसी बेचारे बंदे का फायदा हो जाए। अब सर आईपीएफ क्या है मैं समझाऊंगा अच्छे से आगे, बट आपको मालूम तो चलिए होगा, आईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। एक इन्वेस्टर को पैसे की कीमत नहीं है, पर किसी और इन्वेस्टर को पैसे की कीमत है, उसको चाहिए तो उसको हेल्प मिलेगी इस पैसों से, ठीक है ना। और जो भी मैंने पढ़ा है आपको इस सेक्शन 124 में, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी आ सकती है, जो कि कंपनी पे आ सकती है 5 लाख रुपए तक की, और जिसकी वैल्यू बढ़ सकती है 25 लाख तक के, और एवरी ऑफिसर जो डिफॉल्ट पर है उसकी जो फाइन है वो 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख तक जा सकती है, ठीक है ना। और ये पूरा चीजों को जो मैंने पढ़ाया है उसका एक समरी मैंने आपको यहाँ पे बना के दी हुई है, ठीक है, ये वाला। तो आई होप आप इसको देख पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। और मैं इसको फुल स्क्रीन पे रख देता हूँ सो दैट आप इसको अच्छे से कवर कर पाए और इसको अच्छे से पढ़ पाए कंप्लीटली, ठीक है। तो ये फुल स्क्रीन पे आप देखोगे, ठीक है, या इसको ऐसे रख देते हैं अपन, बेटर रहेगा, नॉर्मली पढ़ लेते हैं। तो क्या बोला यहाँ पे देखिएगा, सबसे अच्छे से, सबसे पे ऊपर में लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड विद इन 123 सेक्शन के मुताबिक 30 दिन में आप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। कहां से डिक्लेयर करेंगे, एजीएम के डेट से, और आपको 30 दिन में जमा करना है कहां पे, लोगों को, नहीं किया विद इन 7 डेज तो क्या करेंगे, 124 के अंदर में जमा करेंगे अनपेड। ये इससे अच्छा तो मैंने आपको बना के दिया भैया, मतलब इससे अच्छा मतलब इसलिए बोला क्योंकि वो बुकिश लैंग्वेज है ना, जो मैं आपको डायग्राम बना के दिया है। कहां गया कहां गया कहां गया, कहीं तो था यार, ये रहा, है ना। तो ये ज्यादा अच्छे से बना के दिया हुआ है कि सर एजीएम जो भी होंगी वहां से 30 दिन के अंदर आपको जमा करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है, जमा करना है। और अगर 7 दिन जमा नहीं किया तो ये 26 वाला आपको पॉइंट याद होगा, 26 तक आपको क्या करना है, अकाउंट में रखेंगे, और उसके बाद वो चला जाएगा आईपीएफ, ठीक है। फिर वो बता दिया था मैंने आपको विद इन 90 डेज वाला, 90 डेज में क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, कितना इंटरेस्ट पड़ सकता है, 12% पर एनम का, ठीक है। आईपीएफ में शेयर्स भी जाएंगे, वो सब जाएगा। ये पूरे चीजों की समरी हो गई आपकी, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है उसका, ठीक है ना। एक ये भी आपके लिए टेस्ट के लिए है, 5 दिन के अंदर आपको जमा करना है, ठीक है, 7 दिन के अंदर डिक्लेयर करना है, 90 दिन के अंदर आपको नाम देना है, और 7 साल के अंदर ट्रांसफर होगा आईपीएफ में। सब कुछ वही रिपीट है, और ये आपके एक टेस्ट के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ सकते हो चाहो तो, ठीक है। जमा भाई काफी इंटरेस्टिंग था, सिंपल सा था लेकिन इंटरेस्टिंग था, तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसको भी आप चाहो तो एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट डाउन, राइट। चलिए भाई, ठीक है। तो 2 सेक्शन हमने अब तक कवर कर लिए बेसिकली सारे अच्छी तरह से, 123 124, ठीक है। 123 में हमने 6 बातें पढ़ी थी सब सेक्शन वाली, और 124 में भी हमने बेसिकली 7 से 8 बातें पढ़ी, ठीक है। तो मैंने आपको वापस रिवाइज कर लेते हैं, एक बार आप देख लो स्क्रीन पर कि हमें क्या क्या पढ़ा शॉर्ट में। सबसे पहला पॉइंट में क्या बताया गया था कि 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, पे करना है, ये बता दिया था। नहीं पे करोगे तो आपको क्या करना है, एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट बनाना है जिसमें आप विद इन 7 डेज ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये था। पॉइंट नंबर 2 क्या था कि जिन लोगों के नाम आपने ट्रांसफर किए है, मतलब पैसे ट्रांसफर किए है 30 डेज के अंदर वाले पॉइंट में, जिन लोगों को अब तक आपने पेमेंट दिया नहीं, वो है अनपेड, ये वाला पॉइंट्स, ठीक है। मैं इसको वापस एक बार रीडेट कर देता हूं,
तो ये वाले पॉइंट्स जिनको आपने अनपेड किया और अनक्लेम थे वाले पैसे जो आपने ट्रांसफर किए उनकी लिस्ट आप दे दोगे 90 दिन के अंदर, ठीक है ना, और वो आप छाप दोगे वेबसाइट पे भी। तो ये भी बात हमने कर ली। तीसरा जो भी मैंने पढ़ा अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको 12% के हिसाब से क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, क्योंकि आपने किसके पैसे रोक के रखे हुए हैं, इन्वेस्टर के, ठीक है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 मैंने बताया आपको कि जो भी पर्सन क्लेम करेगा उसको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे मेन वर्ड है अप्लाई करना होगा, क्योंकि आप लेट हो गए हो, कंपनी आपको दे रही थी विदिन 30 डेज, तब तक आपने ले लेना चाहिए था। अब आपने नहीं लिया है, कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा सर कि मैं आ चुका हूं, मुझे मेरे पैसे चाहिए, ठीक है। फोर्थ के बाद 5, 6, 7 तीन बड़े कॉम्बो पॉइंट्स थे कि अगर आपने पैसे 7 साल तक क्लेम नहीं किए तो पैसे कहां चले जाएंगे, आईपीएफ अकाउंट में, ठीक है। ये पॉइंट एक बार आपको ध्यान रखने लायक पॉइंट था। और पॉइंट नंबर 6 में था कि साथ साथ में आपके आईपीएफ में क्या चले जाएंगे, शेयर भी चले जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि पॉइंट नंबर 7 में बोला गया कि वो पैसे आप रिक्लेम कर सकते हैं वापस से, अगर आप प्रूफ करोगे सर कुछ वजह से आप नहीं ले पाए थे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो भी पढ़ा है उसको अगर फॉलो नहीं करते तो पेनल्टी आ सकती है, ठीक है, तो वो भी बताया मैंने आपको। तो यहाँ तक कवर हो गया था। अब हाफ एन आवर मैक्सिमम लगेगा, ठीक है, कवर करते फटाफट, यहाँ से ज़्यादा दम नहीं है। 125 आईपीएफ, व्हाट इज आईपीएफ, लेट मी टेल यू व्हाट इज आईपीएफ। सिंपल भाषा में 4 वर्ड्स तो दिख रहे हैं आपको, इन्वेस्टर, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये 4 वर्ड्स है। इस पर 4 वर्ड को वन बाय वन ब्रेकअप करते हैं। इन्वेस्टर, एजुकेशन, मेन 2 वर्ड्स ही है, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। अब भाई सुन लो अच्छे से, तुषार पहाड़े ने याद है पहले एग्जांपल में बताया था कि 15 रुपए क्लेम नहीं किए, ऐसे मैंने बताया था आपको इंडिया में लाखों लोग होंगे जो क्लेम नहीं कर रहे, मतलब ऐसे लोगों को पैसों की कोई कीमत ही नहीं है ना, बड़े सिर चढ़े लोग हैं, पैसे छोड़ दे रहे अपने, 7 साल तक नहीं ले रहे। अब ऐसे पैसे देखो मुझे बताओ किसके पास जाएंगे, ये जो 15 लाख रुपए, मान लो 1 लाख लोगों के 15 रुपए के हिसाब से 15 लाख रुपए, ये किसके पैसे है सर, ये 1 लाख लोगों के, बट वो ले नहीं रहे। क्या ये पैसे कंपनी वापस ले लेगी, ना भैया, ये तो कंपनी ने दे दिए, तो कंपनी ले सकते नहीं, जिस इन्वेस्टर के थे वो ले नहीं रही है, तो पैसे जाएंगे कहां, गवर्नमेंट ले लेगी, नहीं गवर्नमेंट क्यों लेगी, गवर्नमेंट नहीं लेगी, ये कोई ये पेनल्टी है क्या, ये नॉन कंप्लायंस है क्या, नहीं, फिर गवर्नमेंट क्यों लेगी, गवर्नमेंट भी लेगी नहीं, कंपनी भी लेगी नहीं, और हम इन्वेस्टर भी नहीं ले रहे। लॉ ने रूल बनाया, एक काम करता है, ये पैसे किसके थे सर, इन्वेस्टरों के थे, उन्होंने नहीं लिए, एक काम करते हैं ये पैसे किसी और इन्वेस्टरों को बांट देते हैं। तो बांट कैसे देंगे, ये लोग सब लोग 100 रुपए रख लो, ऐसे नहीं। लॉ बोलता है काम करते हैं, जब भी सिचुएशन आएगी, जब भी इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करने की नौबत आती है, एजुकेट, ठीक है, एजुकेट करने की नौबत आती है, आई यूज अदर कलर, ठीक है, हाँ, एजुकेट करने की बारी आती है, प्रोटेक्ट करने की बारी आती है। एजुकेशन में क्या होगा, आप देखो जिस भी शहर में आप रहते होंगे ना, उस शहरों में ना कहीं ना कहीं महीने 2 महीने में एक हाथ प्रोग्राम होते हैं, होटलों में या कोई ऑडिटोरियम में, और प्रोग्राम में इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं। फिर आप टीवी में कई सारे ऐड देखते हो, टीवी में कई सारी ऐड देखते हो, आई डोंट नो, एक बार आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है, लेट्स गो टू यूट्यूब। यहाँ पे हम टाइप करते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब देखिए मैं सामने आपके टाइप कर रहा हूं, अब देखो आपको 2-3 सामने में एड्स आएंगी, ठीक है ना, ये तो नहीं आई, 1 मिनट, अब देखिएगा, अब आ जाएगी। अब ये ऐड शायद आप देखो आपको समझ में आ जाएगा, आई होप आप सुन पा रहे हैं, ठीक है ना। हाय सर, वो मेरा डिविडेंड वारंट अभी तक नहीं आया। उसके लिए तो आपको रिटर्न एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। आप रिटर्न एप्लीकेशन दे चुके हैं। गुड 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 गुड। जिंजर टी, मसाला टी, एनीथिंग। क्या नाम बताया आपने? वसंत कुमार काबरा। अब देखिए, ओ काबरा बोले तो बंगाली। हरियाणवी। सर आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम। मेरा डिविडेंड वारंट अभी तक नहीं आया सर। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी। ओ सर आपका डिविडेंड वारंट ना अब तक नहीं आया सर। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट्स अनसुनी जा रही हैं? सही जगह कंप्लेंट कीजिए। scores.gov.in पर अपनी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट दर्ज कीजिए और हम दिलाएंगे आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट का जवाब। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। अब भाई जो ये जो ऐड देखी आपने, ठीक है, ये जो ऐड देखी, ये ऐड सेबी की बनाई हुई है, ठीक है ना। मुझे बताओ ये ऐड को जो बनाने का जो पैसा है वो पैसा कहां से लगा होगा, आईपीएफ से, क्योंकि इस ऐड में क्या किया गया है, इन्होंने एजुकेट किया है, ठीक है, इन्होंने एजुकेट किया है किसको, इन्वेस्टर लोगों को एजुकेट किया है कि कैसे आप पैसे को इन्वेस्ट करें और कैसे आप लोगों को समझाएं कि चीजों को क्या करना पड़ता है। मतलब एक इन्वेस्टर एजुकेशन का एक बहुत अच्छा कैंपेन हुआ, ठीक है। आई विल प्रूव शो वन मोर ऐड, एक और ऐड आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, शायद आप देखिए, क्या पता नहीं यहाँ पे, ये देखिए, ये वाली ऐड देखिएगा आप लोग, अभी ऐड देखिए, बकवास है,
तू ये स्कीम देख, ये एक बार 50,000 रुपए डाल, 6 महीने बाद हर महीने जिंदगी भर के लिए 10,000 रुपए। सच्ची? सच में? अरे मैंने खुद इन्वेस्ट किया इसमें। तू इधर से। अरे ये देखिए, ये तेल 2 बूंद अपने सर में डालो और 1 हफ्ते में बालों की गारंटी। ये मैं ले लूं क्या? क्या बकवास है। तू साइन कर। ये सोना बेल्ट 1 हफ्ते यूज करो, 7 किलो वजन कम। भाई ये मोटर तू ले ले। छोड़ यार, छोड़, तू साइन कर। ये बेस्ट है। तेजस्वी लॉकेट, जिंदगी भर की खुशियां पाओ। ऐसा करते हैं अपन तीनों एक ले लें। कैसी बातें कर रहा है यार, ऐसा कभी होता है क्या? हाँ तो ऐसा कभी होता है क्या? कम समय में ज्यादा फायदा मतलब धोखा, इसीलिए किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच कर ले। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। आपने देखिए अभी यहाँ पे तो समझ में आपको आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो दीज आर 2 बेसिक एड्स टू प्रूव दैट ये पैसे जो खर्च हुए इस एड में, मैं फिर से बताता हूँ, इनिशिएटिव सेबी का है। वहां पे एक वर्ड यूज किया, देखो, इन्वेस्टर की ताकत। इन्वेस्टर के लिए ही एड बनाया गया। तो ये जो एड 2 मैंने आपको दिखाया, दिस एड बेसिकली वर्क्स एज द फर्स्ट ई, दैट इज एजुकेशन, एंड ऑब्वियसली सेकंड वर्ड इज प्रोटेक्शन। वहां पे प्रोटेक्शन में क्या होगा बच्चों, बताओ प्रोटेक्शन में क्या होगा? किसी इन्वेस्टर को अगर किसी कंपनी के खिलाफ केस फाइल करना है, आपने पढ़ा वो चैप्टर प्रॉस्पेक्टस वाला, किसी कंपनी ने झूठा प्रॉस्पेक्टस इशू किया, किसी इन्वेस्टर को केस करना है कंपनी पे, वो केस कैसे करेगा? सर वो गरीब आदमी है इन्वेस्टर शायद, तो ही नीड्स सम फाइनेंशियल हेल्प टू फाइल ए सूट, टू फाइल ए केस, टू अपील इन द NCLT और whatever। ऐसे में उसको जो फाइनेंशियल हेल्प लगेगी वो यहाँ से मिलेगी। बात समझ रहे हैं? फाइनेंशियल हेल्प की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फाइनेंशियल हेल्प। जम रहा बात समझ रही है? तो दीज आर 2 वर्ड्स, इन्वेस्टर, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो फिर से बता रहा हूँ, ये सारा पैसा यूज किया गया टीवी एड्स में। यूट्यूब पे जो ऐड देख रहे हैं आप लोग, ये टीवी पे आते, पेपर पे ऐड आती है, ठीक है, जगह जगह पे सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती है, बहुत सारी बातें। इस टॉपिक में दिया नहीं गया, मैं आपको समझा रहा हूँ IPF के बारे में। आप लोगों को एक टॉपिक भी है ना, कैपिटल मार्केट, ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट है आपको, अगर आप वो देखेंगे कभी तो आपको सब पढ़ने मिलेगा। फ्यूचर में भी कभी आपको अगर कैपिटल मार्केट या सेबी वाला सब्जेक्ट पढ़ने मिलेगा आपको जब भी, तो आपको ये टॉपिक पढ़ने का पूरा नॉलेज मिलेगा, ठीक है, अच्छे से। अभी फिलहाल मेरा वो मोटो नहीं है इस चैप्टर में, बट आपको शायद समझ रहा होगा मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ IPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। तो एक फंड बनेगा, इस फंड में पैसे कहां से आएंगे? क्रेडिट, पॉइंट नंबर 2 में बात हो रही है क्रेडिट की, क्रेडिट कहां से होगा, और पॉइंट नंबर 3 में बात करेंगे हम लोग डेबिट कहां से होगा। डेबिट मतलब पैसे कहां यूटिलाइज होंगे, पैसे कहां जाएंगे और पैसे कहां से आएंगे। कहां से आएंगे गाइस? एक तो सबको मालूम है डिविडेंड से आएंगे, वो तो है ही है, ठीक है, वो तो है ही है, डिविडेंड से आएंगे। इसके अलावा कहां से आएंगे? तो देखो, सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट क्या दे सकती है? ग्रांट, ठीक है। इसको एक डायग्राम से अगर आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि लेट से ये एक IPF का अकाउंट है, तो इस अकाउंट में पैसे कहां से आएंगे? तो उसका पहला पॉइंट कौन सा हो गया? ग्रांट, डोनेशन, डिविडेंड का पैसा, ऐसे करके पैसे आएंगे। तो ये पूरा फंड क्या होगा? भरेगा। फिर ये पैसे कहां कहां जाएंगे सर? ये बातें बताऊंगा, तो समझ में आ रहा? तो ये जो फनल मैंने बनाया है, ये फनल एक एग्जांपल ले लो कि फंड है, इसमें पैसे 0 थे पहले, जैसे जैसे इन्होंने पैसे दिए, पैसे यहाँ पे आते गए। सर किन्होंने दिए? पहला आया ग्रांट से। कौन सा ग्रांट? गवर्नमेंट का ग्रांट, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। इजी आप समझ सकते हो, अच्छे से ध्यान देते चलोगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहला कौन सा ग्रांट? सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट। दूसरा वही सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या? डोनेशंस, डोनेशन से पैसे आए वो जमा यहाँ पे कर दिए, ठीक है ना। तीसरा ये जो है आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ये जो भी मैंने पढ़ाया था आपको, ये सेक्शन में देखो 124 सब सेक्शन 5, याद करिए 5, 6 में था शेयर्स, 7 में था वो शेयर्स रिक्लेम कर लेंगे, और 8 में था पेनल्टी, और 5 में क्या था? वो पैसा जो 7 साल तक पड़ा होगा वो ट्रांसफर होगा, 124(5), ठीक है। फिर जनरल अकाउंट, अब ये बात हो रही है पुराने 205 और 56 एक्ट। सुनो अच्छे से, 56 एक्ट जब था 1956 का जो एक्ट 2013 तक था, 14 तक था, 14 में जब नया एक्ट आ गया ये वाला, तो फिर वो चला गया। तो जिस दिन 2013 या 14 के आसपास जब ये नया एक्ट आया, तो पुराना एक्ट में जो पैसे पड़े थे, तो उस समय सेक्शन 205 चलता था। पुराने में सेक्शन था 205, नए एक्ट में है 125। नए एक्ट में 125, पुराने एक्ट में 205। तो 205 का जो सेक्शन था उस जमाने में, वहां पे जो पैसे जमा होंगे उस जमाने के, वो पैसे जो ये वाले आप देख रहे हो यहाँ पे, वो पैसे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। वो जमाने के पैसे यहाँ पे आएंगे। वैसे 205 इन्वेस्टर प्रोटेक्शन वाले, ठीक है, वो पैसे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर इन 5 पॉइंट का देखो, द इंटरेस्ट और अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड, मतलब ये जो ऊपर में 4 आइटम पढ़ा है मैंने आपको, वो 4 आइटम अगर आपने क्या की, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिए। अब मुझे बता, डिविडेंड का पैसा 7 साल तक पड़ा था, उस पर इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है ना। डोनेशन जो मिला वो पड़ा था,
उस पर इंटरेस्ट मिला, इतना सब जो इंटरेस्ट मिला है वो भी यहाँ पे जमा हो जाएगा 5 पॉइंट, ठीक है। फिर 6 पॉइंट में ये हो गया जी पॉइंट, अमाउंट रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 38 में सबसेक्शन 4 गया, 38 पढ़ाया था मैंने आपको। डिसजॉर्जमेंट सुना होगा आपने, डिसजॉर्जमेंट, जब कोर्ट ऑर्डर करता है तो शेयर्स क्या करते हैं हम लोग, जब्त कर लेते हैं। सेक्शन 38 सबसेक्शन 4 डिसजॉर्जमेंट, ठीक है, डिसजॉर्जमेंट ऑफ शेयर्स। एक होता है फोफीचर, फोफिट कौन करती है, कंपनी करती है, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, बट वही फोफीचर जब कोर्ट करती है उसका नाम होता है डिसजॉर्जमेंट। तो वो जो शेयर्स फोफिट किए उससे जो पैसे आएंगे वो यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना। फिर एप्लीकेशन मनी, कंपनी ने शेयर इशू की है, लोगों से क्या लिया, एप्लीकेशन मनी लिया, शेयर अलॉट भी नहीं किए, पैसे वापस भी नहीं किए, और वापस किए भी तो लोगों ने क्लेम नहीं किए। कौन से पैसे, एप्लीकेशन मनी किए या अलॉटमेंट के लिए, ठीक है ना। वैसे डिपॉजिट क्या हो गया, मैच्योर हो गया, तो यू नीड टू रिपे द मनी, आपने रिपे किया, लोगों ने लिया नहीं 7 साल तक के। मैच्योर डिबेंचर, डिबेंचर मैच्योर हो गए बट डिबेंचर होल्डर ने पैसे लिए नहीं, जैसे डिविडेंड वाले ने पैसे लिए नहीं वैसे डिपॉजिटर ने पैसे लिए नहीं, डिबेंचर वालों ने पैसे लिए नहीं। इन सब H2J मतलब ये HIJ, इन तीनों आइटम पे क्या जमा था, इंटरेस्ट, वो भी जमा हो जाएगा, ठीक है ना। सेल प्रोसीड्स ऑफ बोनस शेयर, मर्जर अमल कमीशन जो शेयर्स निकलेंगे, फ्रैक्शनल शेयर्स, वो बेच दिए अगर कोर्ट के थ्रू, वो यहाँ पे आएंगे। मतलब देखो पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे IPO में, ठीक है। और सब कुछ भी कॉमन वर्ड है 7 साल से ज्यादा। रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे डिबेंचर मैच्योर हुए, आपने क्लेम नहीं किया, वैसे प्रेफरेंस शेयर भी क्या हो गए, रिडीम हो गए थे, उसके पैसे देने की बाकी थे हमारे, हमने दिए भी थे, हमने मतलब कंपनी ने दिए भी थे, बट इन्वेस्टर ने क्लेम नहीं किया, है ना। हो सकता है ना, एग्जाम्पल समझो ना जरा। 2010 में राजेश खन्ना साहब ने बाय किए प्रेफरेंस शेयर्स, इमेजिन करो, मैं पॉइंट नंबर M बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, टॉप पे। राजेश खन्ना साहब ने 2010 में क्या बाय किया, प्रेफरेंस शेयर्स बाय किए, 5 साल मैच्योर होने के हिसाब से, ठीक है। 2015 में मैच्योर के बाद बीच में उनकी डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद हुआ ये कि डिबेंचर किसके नाम पे जाएंगे या प्रेफरेंस किसके नाम पे जाएंगे, ये बात पे डिबेट चल रहा है। इस बात को डिबेट होते 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 2022 आ गया, मतलब 15 में मैच्योर हुआ, उसके 7 साल भी हो गए, 2022 भी आ गया, बट ये समझ में नहीं आ रहा कि ट्विंकल खन्ना लेगी कि डिम्पल कपाड़िया लेगी कि कौन लेगा। तो ऐसे करके लफड़े होते रहे, बहुत दिन तक चलते रहा। जो राजेश खन्ना के शेयर्स है उसके पैसे कहाँ चले गए, IPF में, बराबर। और सबसे आखिरी में जिसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, सच एनी अदर अमाउंट एज यू प्रिस्क्राइब्ड। जम गया। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। ये सारे जो पॉइंट्स है A से लेकर N तक के, ये सारे क्या बन जाएंगे, ये वाले एरिया में पैसे जमा करने की चाबी यही है, ठीक है। और वैसे ही ये पैसे जाएंगे कहाँ, आधे तो बात सर उल्टी है, जाएंगे कहाँ पे सर, रिफंड ऑफ अनक्लेम डिविडेंड। डिविडेंड का पैसा आएगा भी, बट कुछ लोगों ने अगर क्लेम कर लिया बाद में, तो वो डिपॉजिट का पैसा आया था पर लोगों ने बाद में आके क्लेम कर लिया। मैच्योर डिबेंचर, वो सब 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 चीज़ों को लोगों ने क्लेम कर लिया। जो मैंने भी आपको पूरा पढ़ाया वो ये था, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। जो मैं आपको टीवी ऐड दिखाई, वो सब चीज़ों में पैसे यूज किए जाएंगे, ठीक है ना। या तो डिसजॉर्जमेंट अमाउंट अभी बताया था मैंने आपको, उस पर यूज होंगे, ठीक है। फिर रिम्बर्समेंट, ये शायद एक्चुअली पॉइंट नंबर D और E मिक्स हो गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। D और E एक ही पॉइंट, एक्चुअली वो थोड़ा कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हो गई होगी। रिम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, जो मैंने आपको बताया था, जब आप केस करते हो किसी कंपनी के खिलाफ इन द ट्रिब्यूनल में जब केस करते हो तो उसका पैसा जो लगेगा आपको वो रिम्बर्स किया जाएगा यहाँ से। और इसके अलावा आंसर फिर से F, जैसे यहाँ पे N था ऊपर में, वैसे यहाँ पे F है, एनी अदर पर्पस एज मे बी स्पेसिफाइड, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना है आपको इस टॉपिक में, इससे ऊपर पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। इसके अलावा जो है एग्जाम में नहीं आएगा, सच बताऊं तो, कि ये फंड मैनेज करने के लिए, अब सुनो, ये तो फंड हो गया। अब यहाँ पे हो सकता है कि 10,000 करोड़ रुपए हो। इज इट पॉसिबल दैट दिस फंड मे हैव अ कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़? इसको मैनेज कौन करेगा सर, ये फंड को मैनेज कौन कर रहा है, उसकी एक पूरी लिस्ट है यहाँ पे कि हु विल मैनेज। तो उसके लिए एक चेयरपर्सन होगा, मेंबर्स होंगे, वो उनका काम क्या रहेगा। तो ये सब बातें, ये ट्रस्ट में उसको मत पढ़ो आप, ये पॉइंट थोड़े लंबे लंबे हैं यहाँ तक के, ठीक है। ये एग्जाम में ट्रस्ट भी नहीं आएंगे, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे यहाँ तक के। ये अथॉरिटी बनाई जाएगी, उसका ऑडिट होगा। देखो ऑडिट कौन करेगा, CAG। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, क्योंकि देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। मैं जितना से समझा रहा हूँ आपको काफ़ी खुशी मिली होगी मेरे तरीके से समझाने की, बट इसको मैं स्किप करना चाहूँगा क्योंकि ये सच में अजीब है, ठीक है ना। CAG इसका ऑडिट करेगा, पैसे मैनेज कौन करेगा, कहाँ करेंगे, ऑफिसर एम्प्लॉय रहेंगे, एक फंड को मैनेज करेंगे, क्योंकि फंड की अमाउंट हो सकती है 10,000 करोड़, ठीक है। इतने रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10,000 करोड़, इट कैन भी 50,000 करोड़, इट कैन भी 2 लाख करोड़ हो सकता है। तो इतने बड़े अमाउंट को मैनेज करने के लिए वी नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट ने बताया यहाँ पे।
जिम गया गाइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेक्शन 126 आसान सा है, और फिर लास्ट पॉइंट 127 पढ़ेंगे और चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म 15 मिनट में, ठीक है ना। 126 राइट टू डिविडेंड, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन अबेयंस। अंडरस्टैंड द वर्ड अबेयंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेयंस? अबेयंस का मतलब होता है होल्ड, सिंपल भाषा में बोलते हैं होल्ड, और यार इसको बोलते हैं पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मतलब सिंपल भाषा में बताऊं मैं आपको, तो जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उस समय लेट्स से तुषार पहाड़े ने परिणीति चोपड़ा को क्या किए, शेयर्स गिफ्ट कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। तो मेरे शेयर्स आई एम ट्रांसफरिंग टू परिणीति, तो उसको मैं उसको दे रहा हूं, वो उसको मिलने वाले, उसके लिए सेक्शन 57 58 आपको याद होगा, ट्रांसफर ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन तो है नहीं है, मैं जिंदा हूं तो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ट्रांसफर करेंगे, शेयर ट्रांसफर डीड बनाएंगे, SH4 साइन करेंगे, ट्रांसफर ट्रांसफर फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप, आई विल गिव इट टू कंपनी, टाइम लगता है। मीनवाइल क्या बांटा गया, डिविडेंड बांटा गया, तो डिविडेंड क्या किया जाएगा, होल्ड पे रखा जाएगा बस। या सिर्फ डिविडेंड नहीं सर, राइट डिविडेंड, राइट शेयर्स, बोनस शेयर, हर वो चीज जो किसको मिलने वाली थी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं, ठीक है। लेट्स से तुषार पहाड़े, ठीक है, आज की तारीख लेट्स से है, आज की तारीख है 20 Feb 2019, ठीक है। और मैं ट्रांसफर कर रहा हूं परिणीति को, परिणीति चोपड़ा को, और उसके नाम पे ट्रांसफर होंगे 20 मार्च तक के। मीनवाइल 1 मार्च को कंपनी क्या बांटती है, बोनस शेयर्स या राइट शेयर्स या जो कुछ है। अब हुआ ये कि ट्रांसफर करने की प्रोसेस चालू कब हुई है, 20 फेब को, खत्म हो रही 20 मार्च को। इस दौरान कंपनी क्या बांट दिया, बोनस, राइट। ये तो किसके पास जाएगा, ये ऑन पेपर तो ओनर मैं हूं, बट ट्रांसफर प्रोसेस चल रही है, इट विल गो टू परिणीति चोपड़ा, तो किसके पास जाएगा। तो आप सर एक काम करते हैं, लेट्स कीप इन होल्ड। जिस दिन ये शेयर किसको मिल जाएंगे, चोपड़ा को, उसके पास जाएंगे बोनस शेयर या राइट शेयर। समझ में आ रहा है आपको। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान देते हुए चलना है। आपको लग रहा होगा तो इसको एक बार लिख लीजिएगा, वैसे तो कोई दम नहीं है बताने में इसमें, बट फिर भी एक बार छोटा सा बना के रख लीजिए। ठीक है भाई, चले आगे। दिस वॉज पॉइंट नंबर सेक्शन 126। एक बार पढ़ के देखिएगा। वेयर एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हैज बीन डिलीवर्ड, सुन लो पूरा अच्छे से, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हैज बीन डिलीवर्ड टू एनी कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हैज बीन नॉट बीन रजिस्टर्ड। वेयर एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, मतलब शॉर्ट में बोले तो क्या, SH4, SH4 हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी एंड वो डिलीवर नहीं, मतलब रजिस्टर्ड नहीं हुए, इट शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। पहला पॉइंट बोलता है ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड वगैरह 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 जो भी रहेगा, ये रहेगा फिलहाल होल्ड पे। सिंपल भाषा में लिख लेंगे इसको, इट विल बी ऑन होल्ड एंड इट विल बी केप्ट इन अबेयंस ऑफ सच शेयर्स। कौन सी चीजें, पहला पॉइंट, एनीथिंग विच इज कॉल्ड 1662 में राइट शेयर्स या फिर बोनस शेयर्स या फिर डिविडेंड, तीनों बातें। तो पहले पॉइंट में डिविडेंड आ गया, पॉइंट नंबर 2 में बोनस शेयर आ गया, और पॉइंट नंबर 3 में राइट शेयर आ गया। तीनों बातों को क्या किया जाएगा, होल्ड पे रखा जाएगा। समझो बात को अच्छे से, होल्ड पे रखा जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जो एग्जांपल मैंने आपको बना के दिया यहाँ पे चोपड़ा वाला, तुषार पहाड़े दे रहा है इसको, अच्छा इस पे ट्विस्ट क्या हो गया, एक और चीज, अगर यही जब सब कब होता, 31 मार्च को होता तो क्या होता, तो सर 31 मार्च के पहले तो आ जाता, कौन सी मार्च, 20 मार्च, जिस दिन शेयर होल्डर कौन बन जाती, परिणीति चोपड़ा, उसको सब मिल जाता, फिर शेयर्स वगैरह, फिर बोनस मिलता, राइट मिलता, जो भी, फिर मजा ही नहीं था टॉपिक पढ़ाने में। टॉपिक पढ़ाने में मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि 31 नहीं है, ये कितना है, 1 मार्च है, ठीक है। इट इज एग्जांपल ऑफ 1 मार्च, और 1 मार्च अगर है तो फिर सर बीच में प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांसफर पेंडिंग है, अंडरस्टैंड द वर्ड पेंडिंग। तो अबेयंस का बेसिक मतलब समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, और लास्ट सेक्शन, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। नाउ व्हाट इज दिस, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। मैंने आपको 123 में बताया था, याद है, कि डिविडेंड कब तक पे होगा, विद इन 30 डेज, याद है, ये देखो, वेयर डिविडेंड हैज टू बी डिक्लेयर्ड बट कंपनी हैज नॉट पेड विद इन 30 डेज, पनिशमेंट पड़ सकती है। और पनिशमेंट क्या पड़ सकती है, तो बहुत सिंपल सी पॉइंट्स है यहाँ पे, 2 बातें। पहला, एवरी डायरेक्टर ऑफ कंपनी इफ ही नोइंगली अ पार्टी टू डिफॉल्ट कैन गो फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years, 2 साल की सख्त कारावास हो सकती है, जेल हो सकती है, या 1000 रुपये पर डे की फाइन आ सकती है। और साथ साथ में आप 18% का 18% क्या देंगे, आप ब्याज भी देंगे। एंड है वो, और नहीं है, एंड है, मतलब आप जेल भी जाएंगे। अगर जेल जाने से क्या नुकसान की भरपाई हो जाएगी क्या, आपने डिविडेंड पे नहीं किया, किसको, इन्वेस्टरों को, तो मैंने आपको जेल भेज दिया, तो उससे क्या होगा, जैसे तुषार सर आपको लेक्चर दे रहे कंपनी लॉ के, मैंने आपको टाइम पे लेक्चर नहीं दिए, तो तुषार सर को जेल डाल दो, अरे हाँ तो मैं जेल चला गया, तो क्या आपको आपके एग्जाम में पास हो जाएंगे आप,
आपके जो फोर्थकमिंग एग्जाम्स है उसमें आप पास हो जाएंगे क्या? इफ आई गो टू जेल, नहीं, तो जेल तो मैं जाऊंगा ही, वो अलग चीज हो गई, बट बिफोर दैट मुझे आपको कोर्स खत्म करके देना पड़ेगा, या तो फिर मुझे आपकी फीस लौटानी पड़ेगी विद इंटरेस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैसे कंपनी में भी यहाँ पे भी वही रूल डाला गया है कि सर जेल डालने से इन्वेस्टर को क्या फायदा हुआ? वो तो जेल जाएगा तो उसकी अकल ठिकाने आएगी, वो फ्यूचर की बात है। व्हाट अबाउट राइट नाउ? इसलिए उसको पेनाल्टी भी देनी पड़ रही है, साथ साथ में क्या देना पड़ रहा है? कॉम्पनसेशन, ठीक है, तो ये भी उसको देना पड़ेगा। अब सबसे मजेदार चीज है ये वाली, ये मेरे लिए फेवरेट चीज है। प्रोवाइडेड दैट नो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड, मतलब इन 5 एग्जाम्पलों में ABCD E जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इन 5 एग्जाम्पलों में अगर आप डिविडेंड कब पे करेंगे? 30 दिन के बाद भी पे करेंगे तो भी कोई ऑब्जेक्शन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर से बोल रहा हूं, वेयर प्रोवाइडेड दैट नो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड इफ यू डू दिस 5 एग्जाम्पल्स। मतलब आप किसी बंदे को 2 महीने से पेमेंट नहीं कर रहे हो, you need to pay how many days, within how many days? 30 days. if you don't pay, non compliance. बट आप किसी को 60 दिन से पेमेंट नहीं कर रहे हो। जैसे एग्जांपल समझो, आपने मुझे पैसे दिए मेरे फीस के, लेक्चर बाय किया आपने फीस दे दिया, मैंने आपको लेक्चर बाय नहीं किया, कंप्लायंस या नॉन कंप्लायंस? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? आपने मुझे पैसे दिए 10,000 रुपए लेक्चर के, मैंने आपको लेक्चर नहीं दिए, कंप्लायंस या नॉन कंप्लायंस? सर नॉन कंप्लायंस। आपने मुझे 2,000 रुपए दिए, मैंने आपको 2 लेक्चर दिए, आपने मुझे 2,000 और दिए, मैंने आपको 2 लेक्चर और दिए, आपने पैसा देना बंद कर दिया, मैंने लेक्चर देना बंद कर दिया। बोथ केसेस में मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं, बट पहले एग्जांपल में नॉन कंप्लायंस क्योंकि आपने पैसे दिए, एग्जांपल नंबर 2 में आप पैसे दे नहीं रहे हो, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं, क्या नॉन कंप्लायंस इसमें? ऐसे ही मेरे पास 5 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ये साबित करने के कि कंपनी इवन इफ आफ्टर 30 days दे आर नॉट पेइंग डिविडेंड, इट इज नॉट अ नॉन कंप्लायंस, इट इज परफेक्टली ऑल राइट, बिकॉज वी हैव 5 excuses। कौन से एक्सक्यूज है? सबसे पहला, where the dividend could not be paid by reason of operation of law। अंडरलाइन 5 मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। पहला वर्ड क्या बोला गया है? ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल आप चाहो तो लिख लो, इंसॉल्वेंसी, अनसाउंडनेस, बैंक्रप्सी। लॉ बीच में आ गया, लॉ ने बीच में, अच्छा सबसे एग्जाम्पल एक और ले सकते हो, फेमा, RBI। लेट से एक इन्वेस्टर यूएस का है, यूएस का नहीं है, पाकिस्तान का है, हाँ ये एग्जाम्पल अच्छा है, पाकिस्तान का इन्वेस्टर है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। और पाकिस्तान में, इंडिया में सब ठीक था बिफोर द पुलवामा अटैक। एक बार उरी हुआ था, उसके बाद पुलवामा भी हुआ, पुलवामा के बाद तो बहुत ही मैटर हो गया, फिर एवरीवन नोज अबाउट दैट विंग कमांडर अभिनंदन, वो भी हुआ। उसके बाद मान लो इंडिया पाकिस्तान में वॉर छिड़ जाता है, मान लो, और वो बंदा इन्वेस्टर हमारा पाकिस्तान में रहता है या पाकिस्तान से बिलोंग करता है, विल वी गिव हिम द डिविडेंड? नहीं सर, कंपनी लॉ में बोला 30 days। जब कंपनी लॉ में बोला है, कंपनी लॉ की कोई औकात ही नहीं रहेगी। इस एग्जाम्पल में कंपनी लॉ की कोई औकात नहीं है। आसान भाषा में बोल रहा हूं मैं, आपको बुरा लग रहा होगा बट समझ लो, बात हो रही है पुलवामा अटैक, उरी अटैक, विंग कमांडर अभिनंदन का एग्जाम्पल लिया। इतना मैटर, दहशत में मैटर बहुत सेंसिटिव है, वहां पे आप बोल रहे हो अरे थोड़ा पाकिस्तान का तो क्या हुआ, 30 days में बोला गया। 30 days तो छोड़ो, जब तक लॉ नहीं बोलेगा तब तक उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सर क्यों सर? कंपनी लॉ तो बोला है, कंपनी लॉ के तो बाजू करो, कंपनी लॉ की तो कोई हैसियत ही नहीं इस एग्जाम्पल में। अगर बीच में कौन आ जाए? लॉ बीच में आ जाए, और वो भी लॉ, और वो भी तो लॉ ही है सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर लॉ बीच में आ गया, कोई और लॉ, फेमा, आरबीआई बोलता है कि नहीं देंगे आप, फेमा ने मना कर दिया, फिर बंदा अनसाउंड हो गया है, किसको देंगे आप? उस पागल को, अनसाउंड को देंगे आप? नहीं। या फिर इंसॉल्वेंट हो गया है, आपको शायद पता होगा, इंसॉल्वेंसी के केस में वी नेवर पे द मनी टू द इंसॉल्वेंट, वी पे टू दिस ऑफिशियल लिक्विडेटर या रिसीवर, उसको देंगे सर। तो बातें फर्क पड़ती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दैट अ पर्सन हैज गिवन डायरेक्शंस। याद है मैंने बताया था, आई एम गोइंग टू लेट्स से न्यूजीलैंड एंड आई विल कम आफ्टर मे बी 3 months, 6 months, 9 months, और जब मैं आऊंगा तब बताऊंगा। मैंने डायरेक्शंस की बात कही थी, पर मैं जब वापस आया मैंने बताया नहीं, पूरा नहीं पढ़ लो। पॉइंट नंबर 2, where shareholder has given directions to the company regarding payment of dividend, but those directions has not been complied with and same has been communicated to him। उसको बताया गया कि तुमने डायरेक्शन दिया था मुझको, बट तुमने हमको फिर बाद में प्रॉपरली क्या नहीं किया, कंप्लाई करके नहीं बताया, तो हम नहीं देंगे आपको, ठीक है, ऐसे करके। पॉइंट नंबर 2।
तीसरा एग्जांपल विद द डिस्प्यूट रिगार्डिंग, अभी एग्जांपल दिया था मैं आपको, मैंने राजेश खन्ना वाला, देखिए आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद कर लो। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था उरी वाला, वो ध्यान रख लेना। यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने आपको न्यूजीलैंड वाला। यहाँ पे एग्जाम दे रहा हूं मैं आपको राजेश खन्ना वाला, याद कर राजेश खन्ना वाला एग्जांपल। उसकी डेथ होने के बाद, आपको शायद पता है, उसकी डेथ होने के बाद उसके शेयर्स को क्लेम करने के लिए 2 लोग डिमांड कर रहे थे। एक उसकी वाइफ थे डिम्पल कपाड़िया, और आपको शायद पता होगा तो उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी लिविंग वाली, जिसके साथ वो लिविंग में रहता था। हाँ, हमारे सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब, उसका नाम था अनीता। यू माइट बी अवेयर अबाउट अनीता, ठीक है। कई लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक बार देखिए। अब ये गूगल करने वाली चीज़ नहीं है, नॉर्मली मैं आपको गूगल में बहुत सारी बातें बताते रहता हूँ, बट आपको पता होगा कई लोगों को राजेश खन्ना एंड अनीता वाला मैटर। अनीता फिर उसके बाद वहाँ पे भी आई थी, क्या नाम उसका, वो शो था ना बिग बॉस, उसमें भी आई थी, ठीक है ना। ये राजेश खन्ना डेटिंग अनीता अडवाणी, ठीक है। ऐसे बातें बहुत सारी वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। मैं क्या पढ़ा हूँ आपको भी, राजेश खन्ना ग्रैब्ड एंड किस्ड मी व्हेन आई वाज 13, बहुत कुछ था, ठीक है ना। बहुत कुछ बातें थी उसके अंदर में। एंड शी इज अनीता अडवाणी, और ये इसकी फोटोज है, ठीक है, राजेश खन्ना अनीता की। अरे रियल न्यूज है। अच्छा छोड़ो, मुझे ये नहीं बताना है, मुझे कुछ और बताना है आपको। आई वांटेड टू प्रूव इज कि व्हेन राजेश खन्ना डाइड, उसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, शेयर्स है, बंगला है, सब कुछ है। ऐसे में व्हेन ही डाइड, कोर्ट पे केस हुआ कि इस प्रॉपर्टी का अधिकार किसके पास जाना चाहिए। उसकी वाइफ है, लीगली वेडेड वाइफ, बट द प्रॉब्लम वाज ही यूज्ड टू लिव विद दिस गर्ल, दिस लेडी from past so many years. People say that he is living from past 12 years. 12 साल से he was living with अनीता अडवाणी, और एज पर लॉ अनीता को भी शेयर का हिस्सा मिलना चाहिए। अब ये रियल एग्जांपल पे हो, इस पे मत जाओ, जो आपको मैंने ऊपर पता है केस किया और ये सब में मत जाओ। ये सब बातें आपको समझनी नहीं है, समझनी कुछ और बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, घुमा पे उस पर आओ। बात ये है कि अनीता इज क्लेमिंग दैट मैं भी उसके साथ रहती हूँ 12 साल से, 10 साल से, और मेरा भी उस पर उतना अधिकार है जितना कि डिम्पल का है। तो डिम्पल सेज मैं उसकी वाइफ हूं, मुझे शेयर्स के पैसे दो। अनीता सेज मुझे दो। दोनों क्लेम कर रहे हैं मुझे दो। अब मैटर में क्या हो गया, पॉइंट नंबर 3 हो गया डिस्प्यूट। हमको कहानी पढ़नी है, डिस्प्यूट आ गया, और डिस्प्यूट में शेयर किसके, डिविडेंड किसको मिलेगा, तो जिसके शेयर किसके, डिम्पल के अनीता। सो मैटर डिस्प्यूट में लॉ बोलता है एक काम करो, 30 दिन तो क्या 3 साल तक के छोड़ दो, जब तक के डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता तब तक के डिविडेंड की अमाउंट किसको नहीं मिलेगी, किसको भी नहीं मिलेगी, ना अनीता को और ना डिम्पल को, ना ट्विंकल खन्ना को, ना रिंकल खन्ना को, ना दामाद, हमारे दामाद साहब है कौन, राजेश खन्ना के दामाद कौन है, अक्षय कुमार, किसी को भी नहीं मिलेगा। जब तक कि ये लफड़ा सुलझता नहीं है तब तक पैसा पेंडिंग रहेगा, ठीक है ना। चौथा तो बहुत ही कॉमेडी है, where the dividend has been lawfully adjusted, underline 2 words, lawfully adjusted, dividend has been lawfully adjusted। सर कैसे, समझाता हूं, एग्जाम्पल देख लो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेट से एक बंदा है, उसका नाम है मीका। अब मीका के पास में 8000 शेयर्स है 10 रुपए के, ठीक है। उस पर उसने अब तक के 6 रुपीज पेड किए। सुनो पूरा अच्छे से, ठीक है ना। 8000 शेयर्स है 10 रुपए के, ठीक है। मतलब कितने रुपए के शेयर्स उसके पास, ही इज हैविंग शेयर्स ऑफ 80,000, बट हाउ मच ही पेड 6 रुपीज, तो कितना पेड अप हुआ 48,000, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बांटा 20% डिविडेंड, कंपनी ने बांटा 20% डिविडेंड, क्लियर। कितना था 20% डिविडेंड, 48,000 का 28%, अराउंड 9,600। जम गया। अब मुझे बताओ, सुनो अच्छी पूरी बात, 8000 शेयर से 10 रुपए के कितने हो गए 80,000, उसे 6 पे किए, मतलब 4 रुपीज अनपेड है। कितने शेयर पे, 8000 पे 4 रुपीज, मतलब उसे 32,000 अब तक के दिए नहीं कंपनी को। कंपनी इसको मांगती है, देता नहीं है, मांगती है, देता नहीं। कंपनी धमकी भी दिया, वी विल फॉरफिट, देता नहीं है। कौन, मीका। आई होप यू गॉट द केस। मीका के पास 8000 शेयर थे 10 रुपए के, बट नालायक ने अब तक कितने रुपए पे किए, 6 रुपए, 4 रुपए पे नहीं किए। कितने शेयर पे, 8000 शेयर पे। कितने बैलेंस है उसके, 32,000 बैलेंस है। मीनवाइल कंपनी ने क्या अनाउंस किया, डिविडेंड 20% का। कितना था 20% सर, 40,000 में 20%, 9,600 का। ये किसको मिलना चाहिए, मीका को मिलना चाहिए। अब कई लोगों को समझ में आ भी गया होगा टॉपिक, मतलब
बाकी क्या लोग जो समझ नहीं पा रहे अब तक के समझो अच्छे से, इजी है वैसे तो 9,600 मीका को देना है हमको, और कितना लेना है उससे हमको 32,000 लेने हैं। डू यू थिंक मैं उसको 9,600 दूंगा? नहीं सर, मैं क्या करूंगा, उसके पैसे लॉफुली एडजस्ट कर लूंगा। लॉफुली एडजस्ट किया है, चोरी की मैंने नहीं, मैंने उसको बोल के बताया देख भाई तेरे 32,000 लेने बाकी थे, उसमें से हमने 9,600 क्या कर लिए, एडजस्ट कर लिए, अब तेरे पास में 24,400 बैलेंस है, और अगले साल जब हम क्या बांटेंगे डिविडेंड, उसमें फिर क्या करेंगे अमाउंट एडजस्ट कर लेंगे। तो विल वी पे हिम 9,600 रुपीज विद इन 30 डेज? नहीं, मत पे करो, एक्सेप्शन है ये, ठीक है, एक्सेप्शन है, मत पे करो। और आखिरी पॉइंट तो बहुत ही अजीब सा है, दैट इज वेयर एनी फॉर एनी रीजन द फेलियर टू पे डिविडेंड और पोस्ट वारंट वॉज नॉट द डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी ने डिविडेंड का चेक या वारंट डिस्पैच कर दिया इन्वेस्टर को, वो बाय पोस्ट पहुंचा ही नहीं, बाय कुरियर पहुंचा ही नहीं, वो ऑन द वे अटक गया। मेरे पास सबूत है क्या करने का, मैंने डिस्पैच किया था, आपको नहीं मिला, इसकी गारंटी वारंटी मेरी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी तुषार पहाड़ी की नहीं है। मेरी जिम्मेदारी क्या थी, आपको डिविडेंड डिस्पैच करने की, मैंने आपको डिविडेंड वारंट डिस्पैच कर दिया। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ये फिफ्थ एक्सेप्शन है यहां पे। तो 5 बातें बताई मैंने आपको। पहला पॉइंट ऑपरेशन ऑफ लॉ, उरी पुलवामा एग्जांपल दिया, अनसाउंड माइंडनेस, इंसॉल्वेंसी, जब बीच में कोर्ट या लॉ ने बोल दिया स्टॉप तो स्टॉप, फिर कंपनी एक्ट की कोई हैसियत या औकात नहीं रहेगी उस समय, क्योंकि सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा कोर्ट, सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसे बोल दिया तो बोल दिया। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने बताया था कि डायरेक्शंस दिए थे किसने, इन्वेस्टर ने, कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और डायरेक्शंस को वो खुद क्या नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 डिस्प्यूट चल रहा है, एग्जांपल राजेश खन्ना का ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 4 एडजस्ट हो गया, इसमें एग्जांपल ध्यान रखिएगा मीका वाला, तो वो आपको याद हमेशा रहेगा मीका। और पॉइंट नंबर 5 मैंने बताया था आपको बाय पोस्ट वाला, कि कुरियर तो हमने कर दिया लेकिन वो डिस्पैच हो गया लेकिन वो मिला नहीं अब तक, ठीक है ना। तो इसको भी अगर आप लिख लो एग्जांपल के साथ में, सो दैट आपको बाद में याद रहेगा जो मैंने बताया, ठीक है ना। क्विकली आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार तुरंत लिख लो फटाफट, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए आपको, मतलब इस चैप्टर में बेसिकली सारी बातें कवर हो चुकी है, ठीक है। ये बातें हमने पहले ही कवर कर लिया था, डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स कैसे करना है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सब प्रोसीजर्स है फिर आपके पास, ठीक है। कुछ मैंने आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, सारी बातें यहाँ पे एक रिवीजन के लिए है, ठीक है। ये पूरा रिवीजन है, मेरा चैप्टर खत्म हो चुका है, सही बताऊं तो ये पूरा आपका होमवर्क सामान है, सारी बातें दी हुई है, कैसे कैसे फॉलो करना है पूरी बातें, और फिर यहाँ पे प्रोसीजर दी हुई है। प्रोसीजर में हर बातें वही करनी है आपको जो मैंने आपको बताई थी अब तक के, एक समराइज फॉर्मेट में दी हुई है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। इफ यू थिंक दैट मैं कभी कहीं आपको लगता है मुझे मेरी हेल्प, तो डेफिनेटली आप इसको पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे वगैरह, बट सारी बातें मैंने यहाँ पे कवर करके दी हुई है कि कैसे अकाउंट खोलेंगे आप, जिसका डिविडेंड अकाउंट रहेगा, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह लिखेंगे, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। कितने दिन के अंदर ट्रांसफर करेंगे, विद इन 7 डेज, वो सब बताया मैंने आपको, ठीक है ना। और व्हाट अबाउट फाइनल डिविडेंड, वो भी मैंने आपको प्रोसीजर दी हुई थी। ये दोनों प्रोसीजर से आपके सेल्फ स्टडी के लिए इजीली आपको कवर करने का हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। और देयर आर 4-5 केसेस, एक केस पढ़ते हैं हम लोग, 2-3 बातें पढ़ लेते हैं। बर्लैंड वर्सेस अर्ली, इसमें क्या हुआ था, हाउ मच ऑफ प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एज अ मैटर ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, द कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर। तो समझ में आपको आ गया होगा कि मैंने को बताया था, एग्जाम्पल याद है, कंपनी अगर लास्ट 2 साल बांटी थी 20% एंड दिस टाइम कंपनी वांट टू पे डिविडेंड ऑफ 8%, तो इस पे कोई भी कंपनी या कोई भी इन्वेस्टर, शेयर होल्डर या यहाँ तक कोर्ट भी क्या नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि कितना डिविडेंड बांटना है ये कौन समझ सकता है, मैनेजमेंट कंपनी के। अरे मुझे बताओ भैया, 12 महीने से मैनेज कौन कर रहा है कंपनी को, डायरेक्टर्स चला रहे हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स को मालूम है कंपनी की हालत अच्छी है बुरी है, तो फिर डिविडेंड बांटना कि नहीं बांटना ये डिसाइड कौन करेगा, कंपनी के डायरेक्टर्स, ठीक है। मैनेजमेंट करेगा, वो ध्यान आपको रखना है। ऑक्सफोर्ड बेनिफिट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी वाले केस में डायरेक्टर्स हु नोइंगली पेड डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल हैल बी हेल्ड पर्सनली लायबल टू मेक गुड द अमाउंट ऑफ द कंपनी। शॉर्ट में मतलब क्या हो गया, डायरेक्टर्स हु नोइंगली पेड डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब यही हो गया कि आप डिविडेंड कहीं से भी पे नहीं कर सकते, आप सिर्फ कहां से पे कर सकते हो, सिर्फ प्रॉफिट से। जिस बंदे ने पे कहां से किया, कैपिटल से, लायबिलिटी डायरेक्टर पे आएगी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लग जाएगा, ठीक है ना। भारत फायर एंड इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अमाउंट स्टैंडिंग इन टू द क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि वो सिर्फ किसमें पे होगा, जनरल रिजर्व पे होगा, कोई और प्रीमियम नहीं। सब बता चुका मैं आपको, प्रीमियम नहीं, सीआर नहीं, सीआरआर नहीं, डीआरआर नहीं, सब बता दिया, याद करिए। तो प्रीमियम अकाउंट भी पे नहीं होगा, यूज नहीं होगा, ये भी केस में बताया गया था।
और हनुमान प्रसाद गुप्ता वर्सेस हीरा लाल, इससे भी कुछ जजमेंट आया है। तो 3-4 बातें आपको ध्यान रखते हुए चलनी है, ठीक है। ये कुछ केस लॉज है आपके सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है, बस और कुछ नहीं। इसके अलावा अनेक्चर्स है, अगर आपको एग्जाम में ड्राफ्टिंग का अगर क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्ट रिजोल्यूशन फॉर पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड, या एक और आता है नोटिस ऑफ बुक क्लोजर, तो कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इसमें और कुछ है नहीं बताने के लिए, जो भी बातें थी मैंने आपको सारी बातें बताते हुए चलाओ, ठीक है। तो सारी बातें हमने कवर कर ली अच्छे से। तो आई होप दैट यू हैव कवर्ड दिस चैप्टर, ऑलमोस्ट दिस चैप्टर पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये तो पार्ट बी ही खुद अपने आप में एक तरह से ऑलमोस्ट 2 घंटा चला होगा, और पहला पार्ट ऑलमोस्ट 1 आवर, मतलब आई टोल्ड यू कि अराउंड हम लोग 2 घंटा का पढ़ेंगे, लेकिन ये ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे के आसपास चैप्टर चला गया, ठीक है। बट देन क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने डिटेल में कवर किया इसके अंदर में सारी बातें। तो आप पढ़िए इसको अच्छे से, दिस विल डेफिनेटली गिव यू 5 to 6 मार्क्स इन एग्जाम। ये मेरा पक्का चैलेंज है आपसे। केस लॉ भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है, जो भी है पढ़िएगा। 5 सेक्शंस मैंने आपको बताया, अच्छे से क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, और रिवीजन बाद में मैं डालूंगा यूट्यूब पे, तो आप उस पर भी कवर कर सकते हैं। तो आई होप दैट इतना काफ़ी इस चैप्टर के लिए, और वापस से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, और अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका जो रहेगा। तब तक ध्यान रखें, बाय बाय एंड टेक केयर।